हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। CH11 त्रियांश का सच। समर्थ की बात सुनकर पहले तो त्रियांश सदमे में ही रहा। उसे उनकी बात पर यकीन नहीं था या अपनी आंखों देखे मंजर को वो महज एक वहम समझ रहा होगा। ये बात कह पाना तो किसी के लिए भी आसान नहीं था। बेशक त्रियांश की नजरें केवल समर्थ पर टिकी हुई थी, लेकिन इस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा था, ये कोई भी नहीं बता सकता था। कुछ ही देर बाद जैसे त्रियांश को होश आया और वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, बस कीजिए सर। देखिए, आप शायद तो जानते ही नहीं है कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। मुझे ऐसी उल्टी सीधी चीजों में न फंसाए तो अच्छा होगा। इतना कहकर त्रियांश वहां से जाने लगा तो समर्थ भी अपनी जगह पर खड़े हुए और उसे रोकते हुए बोले, सब कुछ तो तुम्हारे सामने प्रकट किया है मैंने। उनकी बात पूरी होने से पहले ही त्रियांश ने सर्द और सख्त लहजे में कहा, इट्स ऑल अबाउट इल्यूजन सर। ये एक वहम है मेरे दिमाग का जो आप लोगों ने मेरे सामने बनाया है। उसकी बात पर समर्थ को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने कोई भी भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। त्रियांश एक पल के लिए चुप रहा और फिर अगले ही पल हैरानगी भरे लहजे में बोला, एक मिनट, आप लोगों ने मेरे घर में अपने जासूस लगा रखे हैं ना? तभी तो आपको और आपकी बेटी को मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। इतना ख्याल आते ही त्रियांश ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, मैंने तुम लोगों के चक्कर में अपना घर छोड़ दिया है। पता नहीं वहां पर कौन होगा जो तुम्हारे लिए काम करता होगा। बोलते हुए त्रियांश जल्दी से अपने कमरे की तरफ तेजी से भागा। इससे पहले वो सीढ़ियों पर चढ़ पाता, महागुरु ने हवा की तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे गोल गोल घुमाते हुए उसके हाथ को कमर से लगा दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि त्रियांश को संभलने का मौका ही नहीं मिला। समर्थ ने उसके कान में धीरे से सर्द लहजे में कहा, बेशक तुम विज्ञान के विद्यार्थी हो, लेकिन तुम्हारे विज्ञान की शुरुआत भी हमारे ज्ञान की ही वजह से हुई है। प्रियांश को उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने समर्थ की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, शुरुआत चाहे जो भी रही हो, लेकिन आपने एक गलत इंसान को ट्रेप करने की कोशिश की है। इतना कहते हुए त्रियांश गोल गोल घूमते हुए समर्थ से दूर हुआ। उन्होंने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों में से किसी के चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि आज कोई हार मानने वाला होगा। सत्यकोम और वेदांशी अभी कमरे के अंदर ही थे। सत्यकोम अभी तक वेदांशी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी भी तरीके से समझने के लिए तैयार नहीं थी। अभी वो उसे समझा ही रहा था कि उसे कमरे के बाहर कुछ हलचल होने का आभास होने लगा। सत्यकोम ने वेदांशी की तरफ हैरानगी भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि नीचे उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ चल रही है? उसकी बात सुनकर वेदांशी अपना रोना भूल गई और कमरे की खामोशी में बाहर की हलचल को सुनने की कोशिश करने लगी। बहुत जल्द उसे भी सत्यकोम की तरह कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ और दोनों बहन भाई एक साथ नीचे की तरफ भागे। अभी वे दोनों सीढ़ियों पर पहुंचे ही थे कि सामने का नजारा देखकर उन दोनों के होश उड़ चुके थे। उन दोनों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। त्रियांश और समर्थ अभी तक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक ही त्रियांश के दाहिने हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा। इस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए वो दर्द से तड़पते हुए चिल्ला रहा था। उसको इतने दर्द में देख भी समर्थ के चेहरे पर भी दया का कोई भाव नहीं था। उनकी नजरें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वेदांशी ने देखा कि समर्थ त्रियांश के चेहरे को देखकर कोई मंत्र बुदबुदा रहे थे। वो सीढ़ियों से भागकर नीचे आए और समर्थ के हाथ से त्रियांश का हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए उन्हें, दर्द हो रहा है। वेदांशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सत्यकोम भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो समर्थ को कुछ कह सके। वेदांशी की सिसकियों का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे बस त्रियांश के चेहरे को देखकर मंत्र पढ़ रहे थे। दर्द की वजह से त्रियांश बुरी तरह चीख रहा था। दर्द इतना तेज था कि उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसके हाथ की नसें तनकर बाहर दिखाई देने लगी थी। वेदांशी रोते रोते त्रियांश को समर्थ से छुड़वाने की कोशिश करती रह गई और समर्थ ने अपना मंत्र पूरा कर भी दिया।
मंत्र पूरा होते ही समर्थ ने त्रियांश का हाथ छोड़ दिया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर गिरा, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। वो बेहोशी की हालत में वेदांशी की गोद में गिरा था। वेदांशी ने त्रियांश के सिर पर हाथ फेरते हुए उसके चेहरे को खुद में समेट लिया। उसने रोते हुए समर्थ से कहा, ये आपने क्यों कर दिया? इन्होंने पहले ही बहुत दर्द सहा है, अब और नहीं। बोलते हुए वो रो रही थी। उसके गालों से आंसू फिसल कर त्रियांश के चेहरे पर गिर रहे थे। उसका पूरा चेहरा वेदांशी के आंसुओं से भीग चुका था। अचानक ही त्रियांश को होश आया और उसने आंखें खोली। जैसे ही उसकी आंखें खुली, कमरे में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। उस रोशनी को हैरानगी से देखते हुए वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ। जैसे ही त्रियांश अपनी जगह पर खड़ा हुआ, उसके साथ एक चमत्कार हुआ। उसका रूप और उसके कपड़े बदलने लगे। उसके बाल लंबे हो गए। सिर पर मुकुट और माथे पर कुमकुम और चंदन का तिलक था। उसके दोनों बाजुओं पर बाजूबंद, गले में सफेद मोतियों की लंबी सी माला, हाथ में तलवार और पैरों में खड़ा हूं। कुछ ऐसा रूप था त्रियांश का। इस वक्त वो स्वर्ग से उतरे हुए किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। इस वक्त त्रियांश की आंखें बंद थी। उसने धीरे से आंखें खोली और समर्थ की तरफ देखा। समर्थ के होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी और त्रियांश की आंखों में नमी। उसकी आंखों में देखते हुए समर्थ ने फिर से एक चुटकी बजाई। उनके चुटकी बजाते ही फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। त्रियांश अपने पुराने रूप में वापस आ चुका था। उसकी आंखों में नमी अभी भी बरकरार थी। वेदांशी उठी और सत्यकोम के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों की नमी भी अभी सूखी नहीं थी। वो अभी भी त्रियांश की तरफ देख रही थी। त्रियांश के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो समर्थ के करीब आया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं आपकी दुनिया का हिस्सा हूं तो भी क्यों, मैं ही क्यों? समर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि अपने पिता के बाद एक तुम ही हो जो हमारी दुनिया के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड को खत्म होने से बचा सकते हो। समर्थ की बात सुनकर त्रियांश बिल्कुल ही हैरान रह गया और उसकी आंखें हैरानगी से बड़ी हो गई। एक दूसरी दुनिया, श्वेत लोक। ये एक अलग ही दुनिया थी। विध्वंस लोक से बिल्कुल अलग श्वेत लोक नाम की इस दुनिया में दिल को सुकून देने वाली शांति थी। कलकल ध्वनि करती हुई नदियों में रंग बिरंगी मछलियां, बोलते हुए जादुई पेड़ों पर कूदते हुए पक्षी, बिल्कुल सफेद आसमान, पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज इस दुनिया को बेइंतहा खूबसूरत बना रहे थे। इसी दुनिया की एक बड़ी सी पहाड़ी पर ठीक वैसा ही महल बना हुआ था जैसा कि विध्वंस लोक में मालिक का महल बना हुआ था। इस महल के एक कमरे में शुभ सिर झुका कर खड़े थे। शुभ के साथ उस कमरे में एक आदमी और मौजूद था जिसकी पीठ शुभ की तरफ थी। वो आदमी खिड़की के बाहर देख रहा था। क्या तुम्हें वाकई लगता है शुभ कि तुम्हारी पत्नी त्रियांश को ढूंढने के लिए धरती पर मौजूद पुलिस की मदद लेगी? उस आदमी की बात का जवाब देते हुए शुभ ने धीरे से कहा, जी, जिस हिसाब से स्वाति त्रियांश से नफरत करती है, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा करने की सोच भी सकती होगी। हाँ, वीर जरूर ऐसा कुछ कर सकता है। मेरे वहां से चले आने के बाद एक वीर ही था जिसने त्रियांश को बिना किसी शिकायत के अपना लिया था। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और शुभ की तरफ पलटते हुए बोला, ये होना ही था। आखिर उन दोनों का रिश्ता भी तो बड़ा ही खास है। इतना कहकर वो आदमी एक कुर्सी पर बैठ गया और सिर पीछे की तरफ टिकाकर आंखें बंद कर ली। उस आदमी ने कुर्सी को हिलाते हुए शुभ से पूछा, क्या त्रियांश ने तुम्हें वहां पर देख लिया है? शुभ ने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिनों तक उससे छुप नहीं पाऊंगा। उस आदमी ने आंखें खोली और शुभ की तरफ गर्दन घुमाते हुए बोला, अब तो तुम वाकई ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समर्थ ने आज ही उसे उसकी असल पहचान के बारे में बता दिया होगा। ये सुनते ही शुभ उस आदमी की तरफ मुड़ते हुए हैरानी से पूछते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं अनाहित? प्रियांश को आज ही अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रियांश अभी बच्चा है। वो अभी इन सभी चीजों को समझने की हालत में नहीं है। अनाहित अपनी जगह से उठे और शुभ की तरफ मुड़ते हुए बोले, तुम्हारे इसी बच्चे ने 5 साल की उम्र में तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें हमारे पास भेज दिया था। अनाहित की बात सुनकर शुभ का मुंह बन गया और वे खुद में ही बुदबुदाए, पता नहीं उसे एक बात की वजह से ये कब तक उस बेचारे के पीछे पड़े रहेंगे। शुभ की बात अनाहित को सुनाई दे रही थी। वे हंसे और शुभ के पास आते हुए बोले, सिर्फ उस दिन की बात नहीं है। उस 5 साल के बच्चे ने उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा किया था जिससे उस दुनिया के लोगों की नजर अब उस पर टिक गई है। वे शुभ के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो शुभ,
एक इंसान होने के बाद भी तुम हमारी इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो, तो सिर्फ और सिर्फ त्रियांश की वजह से। वो चाहता था कि तुम इस श्वेत लोक में सुरक्षित रहो, तो आज तुम हमारे साथ सुरक्षित हो, वरना विध्वंस लोक की काली परछाइयां उस वक्त तुम्हारे साथ क्या कर गुजरती, इस बात की तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनाहत की बात सुनकर शुभ कुछ हैरान परेशान हो चुके थे, क्योंकि इससे शुभ की उलझने और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वे अनाहत से कुछ और पूछना चाहते थे, लेकिन अचानक ही उनके सिर में दर्द होने लगा। शुभ ने अनाहत को प्रणाम किया और कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गए। इस वक्त उन्हें धरती पर उस घर का नजारा दिखाई देने लगा जहां समर्थ और त्रियांश के बीच बातें चल रही थी। धरती लोक। अपने पिता के बारे में समर्थ के मुंह से सुनकर त्रियांश बहुत ज्यादा हैरान था। उसने अटकते हुए लफ्जों में कहा, क्या आप मेरे डैड के बारे में जानते हैं? उसके इस सवाल पर समर्थ के चेहरे पर एक उदासी और एक फीकी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे डैड के बारे में ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के बारे में भी सब कुछ जानता हूँ। अपने डैड के बारे में बात करते हुए त्रियांश की आंखें नम हो आई थी। उसे तो अपने मॉम डैड के बारे में कुछ याद तो नहीं था, अलबत्ता उसने स्वाति के मुंह से उनके बारे में थोड़ा बहुत सुना जरूर था। वैसे तो स्वाति ने त्रियांश की फैमिली का कभी कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जब भी वे गुस्से में होती थी तो कभी कभार गुस्से में उनका जिक्र जुबान पर आ ही जाता था। त्रियांश अपने दुख में डूबा हुआ था, तो वही समर्थ भी अपने गम में डूबे हुए थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि आज उन्होंने जो कुछ भी इस लड़के के साथ किया वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा, शायद इतना कि किसी आम इंसान की तो जान ही जा सकती थी। त्रियांश के बारे में सोचते हुए समर्थ अतीत के पन्नों को पलट रहे थे। उन्हें वो वक्त याद आ रहा था जब त्रियांश के पिता ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। फ्लैशबैक। आज से 18 साल पहले श्वेत लोक में बने हुए एक महल के अंदर समर्थ दरवाजे के पास खड़े थे और कमरे के अंदर एक लड़का खिड़की पर खड़ा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। समर्थ ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा, ओम, तुम कब आए? बताया भी नहीं। बाकी सब कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वहां नीचे धरती पर सब कुछ ठीक तो है ना? समर्थ के इतने सारे सवालों के बाद भी ओम ने उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उनका ध्यान तो आसमान की तरफ ही था और वो कुछ सोच रहे थे। समर्थ ओम के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या हुआ ओम, तुम क्या सोच रहे हो? वहां नीचे सब कुछ ठीक नहीं है क्या? अदिति की हालत कैसी है अब? अदिति का नाम सुनते ही ओम अपने ख्यालों से बाहर निकलकर आए और समर्थ की तरफ घूमकर उनके पैर छूते हुए बोले, प्रणाम गुरुजी। इतना बोलकर वे सीधे खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि समर्थ का मुंह बना हुआ था। ओम ने हैरानगी से उन्हें देखते हुए कहा, क्या हुआ गुरुजी, आप इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? समर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, ये इस दुनिया का अजीब रिवाज है। जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए था, वो शिष्य बनकर मेरे पैर छू रहा है। समर्थ की बात सुनकर ओम को हंसी आ गई। उन्होंने समर्थ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको ये पद दिया गया है। श्वेत लोक में गुरुजी का पद मिलना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बता सकते हो कि तुम इतने परेशान क्यों हो? ओम का चेहरा सर्द हो गया। उन्होंने समर्थ की आंखों में देखते हुए कहा, आज मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। ओम की बात सुनकर समर्थ भी परेशान हो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। CH-12 समर्थ ने दिया वचन। फ्लैशबैक कंटिन्यू। समर्थ ओम का चेहरा देख रहे थे। ओम के चेहरे पर एक दबा छुपा दर्द था। समर्थ ने ओम का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, एक पल के लिए मेरा पद और हमारे इस गुरु शिष्य के रिश्ते को एक तरफ रख दे। मैं एक हमउम्र होने के नाते तुझसे पूछ रहा हूँ, आखिर बात क्या है ओम? ओम ने समर्थ की बात का जवाब देने की बजाय उनकी आंखों में देखते हुए कहा, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि श्वेत लोक की सभी विद्याओं का ज्ञान सिर्फ आप उसे दो। ओम की बात सुनकर समर्थ उलझन में पड़ गए। उन्होंने ओम का हाथ छोड़ते हुए कहा, हाँ तो मैं ही दूंगा उसे सारा ज्ञान, बल्कि हम दोनों मिलकर उसे सब कुछ। समर्थ की बात पूरी होने से पहले ही ओम ने झल्लाते हुए कहा, मैं आपसे वचन मांग रहा हूँ। मुझे वचन दीजिए कि वक्त आने पर आप ही उसके गुरु बनेंगे। ओम की बेचैनी देखकर समर्थ परेशान थे। उन्होंने उनकी तसल्ली के लिए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ। समय आने पर मैं ही उसका गुरु बनूंगा, लेकिन तुम मुझे इतना तो बता ही सकते हो कि आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? ओम ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।
बस नम आंखों से उन्हें देखा और उस कमरे से ही हवा में गायब हो गए। उस वक्त समर्थ को श्वेत लोक के गुरु का पद दिया गया था और गुरु की शक्तियां कुछ सीमित थी। यही वजह थी कि वे ओम की परेशानी के बारे में कुछ समझ नहीं पाए थे। कुछ सालों की मेहनत के बाद समर्थ को महागुरु का पद मिला तो उन्होंने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से सबसे पहले ओम की जिंदगी के बारे में पता किया। उन्हें जो कुछ भी पता चला था, उसके बाद उन्होंने खुद ही त्रियांश की हिफाजत करने का फैसला लिया। फ्लैशबैक एंड इन प्रेजेंट समर्थ अपने ख्यालों में डूबे हुए थे कि तभी उनके कानों में त्रियांश की आवाज पड़ी और वे लौटकर हकीकत में आए। त्रियांश उनसे कह रहा था, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? बताएं ना, मेरे डैड कहाँ हैं? मुझे उनसे अभी इसी वक्त मिलना है। ओम के बारे में जानने के बाद वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। उसकी हालत देखकर एक बार के लिए समर्थ के मन में आया कि अपनी सारी जिम्मेदारियों को एक किनारे रखकर त्रियांश को ओम के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन अभी इन सब बातों के लिए ये वक्त ठीक नहीं था। समर्थ ने अपनी आंखों की नमी को छुपाया और सख्त लहजे में बोले, जब तक तुम इस लायक नहीं बन जाते कि अपनी दुनिया में वापस लौट सको, तब तक मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। समर्थ की बात सुनकर त्रियांश का गुस्सा भड़क गया और वो चिल्लाते हुए बोला, अगर आपको मुझे मेरे डैड के बारे में कुछ भी नहीं बताना था तो फिर आपने उनका जिक्र ही क्यों किया था? आप बस मुझे परेशान करना चाहते थे ना? बोलते हुए त्रियांश अपनी जगह से उठा और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चला गया। वेदांशी हैरानगी से समर्थ को देख रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी। उसने गुस्से भरी एक नजर सत्यकौम को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। वेदांशी और त्रियांश के वहां से जाने के बाद समर्थ अपनी जगह से उठे और सत्यकौम की तरफ देखते हुए बोले, अब तुम्हें एक काम करना होगा सत्यकौम। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि त्रियांश अपने दुख में न डूबे। इस वक्त वो कमजोर नहीं पड़ सकता। उसका मजबूत रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। सत्यकौम उलझन भरी नजरों से अपने पिता को देखते हुए बोला, आपको नहीं लगता डैड, ये कुछ ज्यादा ही है? आपने अभी अभी उन्हें उनकी जिंदगी का इतना बड़ा सच बताया है। उसे एक्सेप्ट करने में कुछ वक्त तो लगेगा। समर्थ ने उसे घूर कर देखा और सर्द लहजे में बोले, बेशक त्रियांश अपना वक्त ले सकता है लेकिन हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। अब तुम इस बात का ध्यान रखोगे। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर सत्यकौम के होश उड़ गए। उसकी हालत आसमान से गिरा और खजूर में अटके वाले इंसान की हो गई थी। समर्थ तो अपनी बात कहकर वहां से चले गए, लेकिन वो वहीं खड़ा रह गया। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, पता नहीं डैड मुझे ये जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं, जबकि उन्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि कौन किसको अच्छी तरह से संभाल सकता है। कपूर मैंशन। उधर सत्यकौम समर्थ की बातों में उलझ गया था तो इधर वीर त्रियांश की चिंता में घुला जा रहा था। उसने कल की बची हुई रात खुली आंखों के साथ बिताई थी और आज दिन में उसका ऐसा ही हाल था। उसका दिल नाश्ता करने में नहीं था, जबकि स्वाति बड़ी ही बेफिक्री से मुंह में निवाले डाल रही थी। उनके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि अब उन्हें वीर की नाराजगी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। स्वाति ने कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा, तुम्हारे इस तरह खाना पीना छोड़ने से वो लौटकर नहीं आने वाला। बेहतर होगा कि तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। वीर ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा, आप तो मूव ऑन कर ही चुकी है ना। एंजॉय कीजिए, आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वीर अपनी जगह से उठा और अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल गया। आज उसकी जेनेटिक साइंस की क्लास थी और उसके लिए उसका कॉलेज जाना बहुत जरूरी था। वीर को खाली पेट घर से बाहर जाते हुए देखकर स्वाति के दिल पर क्या बीत रही थी, ये बात तो सिर्फ स्वाति ही जानती थी, लेकिन उन्होंने वीर के सामने अपने दुख को जाहिर नहीं किया। स्वाति नहीं चाहती थी उन्हें कमजोर देखकर वीर इस बात का फायदा उठाए और त्रियांश को वापस घर लाकर खड़ा कर दे। अब जब त्रियांश इस घर से खुद ही हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था, तो वे दोबारा उसकी मौजूदगी को बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थी। घर से बाहर निकलते ही वीर अपनी कार में बैठा और अपने कॉलेज की तरफ निकल गया। कार ड्राइव करते करते उसके दिमाग में त्रियांश को लेकर बहुत कुछ चल रहा था। अपने इन्हीं ख्यालों में डूबते हुए वीर ने कार का रुख कॉलेज के रास्ते से दूसरी तरफ मोड़ लिया। आज वीर की कार पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। इस वक्त वीर के चेहरे पर एक जुनूनियत थी, जिसके आगे कार की ये स्पीड तो कम ही लग रही थी। कुछ ही देर में वीर की कार एक छोटे से घर के आगे रुकी। वीर तेजी से नीचे उतरा और घर के दरवाजे पर पहुंचकर डोरबेल बजाई।
वीर इतना बेसब्र हो रहा था कि एक बार बेल बजाने के बाद वो रुका नहीं बल्कि बेल बजाता ही रहा। करीब 30 सेकंड बाद जब घर का दरवाजा खुला तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ बुरी तरह हौंफ रहा था। वीर ने उस लड़के की हालत को इग्नोर किया और घर के अंदर दाखिल होते हुए बोला, यार सूद, दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगता है क्या? सूद ने वीर को घूर कर देखा और फिर दरवाजा बंद करते हुए पंजाबी लहजे में बोला, ओए वीर, जरा हालत तो देख मेरी। पूरी 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर मैंने ये दरवाजा खोला और तू कहता है इतना लेट कैसे हो गया? वैसे भाई चक्कर क्या है जो आज कॉलेज जाने की बजाय मेरे घर का रास्ता याद आ गया? सूद की बात पर वीर ने चिढ़ते हुए कहा, ओए मैथमेटिक्स की दुकान, अपनी बकवास बंद कर और जल्दी से बता कि तेरा कंप्यूटर रूम कहाँ है। आज मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं है। वीर की हड़बड़ाहट देखकर सूद हैरान रह गया और कंप्यूटर रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, ओए वीर, तुझे क्या हो गया है यार? क्यों इस तरह हवाई घोड़े पर सवार है? घर पर सब ठीक तो है ना? आंटी जी, त्रियांश। बोलते हुए सूद एक कमरे में दाखिल हुआ और कमरे की लाइट्स ऑन की। इस कमरे में ढेर सारे लैपटॉप और कंप्यूटर रखे हुए थे और दीवारों पर बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ था। सूद के पीछे पीछे वीर भी कमरे के अंदर दाखिल हुआ और एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, यार, तेरी आंटी जी तो बिल्कुल ठीक है और अब तो और भी ज्यादा ठीक हो गई हैं, क्योंकि त्रियांश ने कपूर मेंशन जो छोड़ दिया है। त्रियांश के बारे में ऐसी खबर सुनकर सूद को तो जैसे बिजली का झटका ही लग गया और वो जोर से चिल्लाया, ओए क्या कह रहा है? उस बंदे ने घर छोड़ दिया। वीर ने पीठ पर से अपना बैग उतारा और कंप्यूटर में अपनी पेन ड्राइव लगाते हुए बोला, हाँ, कल रात को त्रियांश ने घर छोड़ दिया है और अब मुझे उसकी लोकेशन ट्रेस करनी है। पता नहीं कहाँ गया होगा। सूद एक टेबल से टिककर खड़ा हुआ और अफसोस जताते हुए बोला, यार एक बात बोलूं, लड़का तो बड़ा डिसेंट सा था वो, एकदम गाय जैसा सीधा। ऐसा लगता था जैसे उस लड़के के मुंह में जुबान ही नहीं है। सूद की बात पर वीर को हंसी आ गई और उसने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, बस एक बार मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोलकर तो देख लेता, फिर देखता वो गाय कैसे तुझे सींग मार मार के हॉस्पिटल पहुंचा देती। बोलते हुए वीर उदास हो गया। उसकी आंखें नम हो आई थी। आज उसे त्रियांश की बहुत याद आ रही थी। सूद ने वीर को उदास देखा तो उसका मूड ठीक करने के इरादे से बोला, ओए वीर, तू फिक्र ना कर, त्रियांश जल्द ही मिल जाएगा। आखिर जाएगा भी तो कहाँ? उसके पास अपना कहने के लिए तुम लोगों के सिवा और हैं ही कौन? वैसे आंटी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको परेशान करने में। सूद की बात सुनकर वीर ने एक गहरी सांस ली और अपने काम में लग गया। उसके पास अपनी मां की सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं था। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वीर त्रियांश की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा था। आखिर में वीर ने हार मानकर अपना बैग उठाया तो सूद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ओए यार, उस रब पर भरोसा रख, तुझको तेरा भाई एक दिन जरूर मिल जाएगा। वीर की आंखों में एक बार फिर जुनूनियत उतर आई और उसने सूद की आंखों में झांकते हुए सर्द आवाज में कहा, उसे मेरे पास लौट कर आना ही होगा सूद। वो इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। वीर की बात सुनकर सूद के चेहरे पर एक बड़ी सी तिरछी स्माइल आ गई। उसका चेहरा बता रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसके बारे में वीर ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शुभ का घर। अपने पिता के बारे में सुनने के बाद त्रियांश बहुत तकलीफ में था। वो एक बच्चा था जिसे बचपन से लेकर आज तक शुभ के जाने के बाद कभी किसी से प्यार नहीं मिला। आज उसे जो प्यार करता था, उससे दूर होने का फैसला उसने खुद ही कर लिया था। उसने बड़ी ही मुश्किल से खुद को इस दुनिया में अकेले रहने के लिए तैयार किया था, लेकिन अब उसे यह पता लग रहा था कि वो तो इन इंसानों की दुनिया का है ही नहीं। इंसानों के बीच रहकर उसके दिल में भी इंसानी भावनाएं पैदा हो चुकी थी और अब वो इंसानों की तरह ही रो रहा था। त्रियांश भगवान से शिकायत करते हुए बोला, मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले तो मेरे मामा जी को मुझसे अलग कर दिया। उनके अलावा एक वीर ही था जिसके लिए मैं कुछ मायने रखता था। मेरी वजह से उसकी भी जान को खतरा था, इसलिए मैंने खुद ही उससे दूरी बना ली। आज मुझे अपने डैड के बारे में पता होकर भी पता नहीं चल पाया। बोलते हुए त्रियांश उठा और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। लगातार रोने की वजह से त्रियांश की आंखें हल्की सी लाल हो चुकी थी। आज समर्थ ने उसके साथ जो कुछ किया था, उसके बाद त्रियांश को अपने शरीर में काफी दर्द महसूस हो रहा था और गर्मी भी लग रही थी। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और बेड पर फेंक दी।
अब उसकी आंखों के सामने उसका पूरा शरीर आईने की छाया में दिखाई दे रहा था। इतने सालों में त्रियांश ने कभी अपने शरीर को गौर से नहीं देखा था, क्योंकि न तो उसे खुद में कोई दिलचस्पी थी और न ही स्वाति ने उसे इतना वक्त दिया था कि वो अपने लिए कुछ सोच सके। त्रियांश की पूरी पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं थी और ये बात खुद उसके लिए हैरान करने वाली थी। स्वाति ने उसे कभी भी ठीक से खाने पीने के लिए नहीं दिया था। वीर ही उसे चोरी छिपे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दे दिया करता था, लेकिन केवल इन सभी चीजों से क्या किसी की पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो सकती थी? यही सब कुछ सोचते हुए त्रियांश अपनी बॉडी को देख रहा था और तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। त्रियांश ने तुरंत ही पीछे पलट कर देखा। सामने वेदांशी ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर खड़ी थी। आप यहाँ पर क्या कर रही है? त्रियांश चिल्लाया और जल्दी से अपनी शर्ट पहनने लगा। वेदांशी तो त्रियांश को इस हालत में देखकर सब कुछ भूल चुकी थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी चीख सुनकर वेदांशी अपने होश में आए और जल्दी से पीछे पलट गई। उसने अटकते हुए लफ्जों में कहा, मैं तो आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, लेकिन आप तो यहाँ। बोलते हुए वेदांशी चुप हो गई। इस वक्त उसकी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज दौड़ रही थी। उसका चेहरा ताजे खिले गुलाब की तरह शर्म से लाल हो चुका था। प्रियांश का हाल तो वेदांशी से भी बहुत बुरा था। शर्ट के बटन बंद करते हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अब आप पलट सकती है। जैसे ही उसने कहा तो वेदांशी धीरे धीरे उसकी ओर पलटी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसकी तरफ एक बार देख भी ले। प्रियांश ने वेदांशी की तरफ देखा तो उसे किसी और चीज का होश ही नहीं रहा। उसके आसपास ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियों पर लगे पर्दे जोर जोर से हिलने लगे। माहौल में ये बदलाव देखकर वेदांशी हैरान रह गई और उसने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा। सामने देखते ही वेदांशी के होश उड़ गए। उसका गला सूखने लगा। आखिर ऐसा क्या देख लिया? वेदांशी CH13 तबाही का दूसरा नाम त्रियांश। वेदांशी फटी फटी आंखों से त्रियांश को ही देख रही थी। त्रियांश उसकी ही तरफ आ रहा था और वो भी उसी राजकुमार वाले रूप में जो उसने कुछ देर पहले नीचे लिया था। त्रियांश को इस रूप में अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर उसके पैर अपनी जगह पर जम गए थे। इस वक्त उसका शरीर ढीला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। वेदांशी का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथों से ब्रेकफास्ट की ट्रे छूटकर गिरने ही वाली थी कि तभी त्रियांश आगे आया और उसने हाथ से ट्रे लेकर बगल में ही रखी हुई एक छोटी सी मेज पर रख दी। त्रियांश को अपने इतने करीब देखकर वेदांशी का दिल धड़कना ही भूल चुका था। वो काफी शिद्दत से उसकी आंखों में देख रहा था। वेदांशी के होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, लेकिन त्रियांश ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें शांत कर दिया। उसने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाया और उसको लाकर बेड पर बिठा दिया। वेदांशी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। त्रियांश घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसके पैरों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपसे कहा था ना कि अपने पैरों से ये पायल कभी मत उतारिएगा। हमें आपके पैरों में ये पायल बहुत पसंद है। इनके बिना आपका श्रृंगार कुछ अधूरा सा लगता है हमें। त्रियांश की बात सुनकर वेदांशी की आंखों में आंसू आ गए। इन्हीं पायलों की वजह से ही तो कुछ वक्त पहले वो उससे नाराज हो गया था, इसलिए उसने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उन पायलों को अपने पैरों से उतार दिया था और अब वो उसी से उन्हीं पायलों को ना पहनने की शिकायत कर रहा था। त्रियांश ने उंगलियों से वेदांशी के पैरों को सहलाया तो उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर खून उतर आया था। अब उसकी सांसें भारी हो रही थी। कुछ देर बाद वेदांशी को अपने पैरों पर एक हलचल महसूस हुई तो उसने आंखें खोली। त्रियांश उसके पैरों में वही पायल पहना रहा था जो उसने उतार दी थी। इससे पहले कि वेदांशी उससे कोई सवाल करती, उसने उसके पैरों में पायल पहनाए और उसके पैरों को आराम से रख दिया। आप हमसे वादा कीजिए कि अब आप इन पायलों को कभी नहीं उतारेंगी। बोलते हुए त्रियांश अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेदांशी ने भी त्रियांश का हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। जैसे ही उसके पैरों में हलचल हुई, एक बार फिर पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। त्रियांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने वेदांशी को कमर से थामकर अपने बेहद करीब खींच लिया। अब दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थीं। त्रियांश पूरी शिद्दत के साथ उसे देख रहा था। जब वेदांशी से उसकी नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। त्रियांश ने उसके चेहरे को धीरे से ऊपर उठाया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे कमरे में इस वक्त उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। उसे अपने चेहरे पर त्रियांश की गर्म सांसें महसूस हो रही थी।
वेदांशी की आंखें कुछ देर तक यूं ही बंद रही। फिर अचानक ही उसके कानों में त्रियांश की कुछ तेज आवाज गूंजी। ओ हेलो, कहाँ खो गई आप? उसने आंखें खोली। त्रियांश उसके चेहरे के आगे हाथ हिला रहा था। वेदांशी ने इधर उधर नजरें घुमाई। कमरे का माहौल पहले जैसा ही था। त्रियांश की भवें तन गई। उसने वेदांशी को घूरते हुए पूछा, आप ये आंखें बंद करके क्यों मुस्कुरा रही थी? वेदांशी अभी भी अपने सपने में ही डूबी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए बेख्याली में बोली, दिन में सपना देख रही थी शायद। वेदांशी की बात सुनकर त्रियांश हैरान रह गया और चौंकते हुए बोला, है तो क्या आप भी मेरी तरह दिन में सपने देखती हैं? त्रियांश ने जैसे ही सवाल किया, वेदांशी अपनी बेख्याली से बाहर आए और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर उसने त्रियांश के हाथ में ट्रे थमाए और तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई। त्रियांश हैरानगी से दरवाजे की तरफ देखता रहा और फिर ट्रे के साथ अंदर आते हुए बोला, मेरी दुनिया में सभी इसी तरह की अजीब हरकतें करते हैं क्या? बोलते हुए त्रियांश बेड पर बैठ गया और उलझन भरे लहजे में बोला, पता नहीं, सर ने मुझे मेरे डैड के बारे में क्यों नहीं बताया। वजह चाहे जो भी हो, अब मुझे ही सब कुछ करना होगा। बोलते हुए त्रियांश अपनी जगह से उठा और खुद को आईने में देखते हुए बोला, डैड के बारे में पता करने के लिए मुझे अपनी दुनिया में लौटकर जाना ही होगा। इस वक्त त्रियांश की आंखों में एक जुनून था। उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि उसके दाहिने हाथ की लकीरें अपनी दिशा बदल रही थी। फिर अचानक ही त्रियांश का हाथ अपने सीने पर चला गया और उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ये मुझे एक अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी अभी मेरे साथ कुछ हुआ है? सोचते हुए उसका मुंह बन गया और उसने चिढ़ते हुए कहा, लगता है उस दुनिया में जाने से पहले ही मैं पागल हो जाऊंगा। फिर उसकी आंखों के सामने वेदांशी का चेहरा आ गया। उसका ख्याल आते ही त्रियांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए त्रियांश शर्माया और फिर कमरे से बाहर निकल गया। श्वेत लोक। आज एक महासभा थी। श्वेत लोक के महाअध्यक्ष अनाहत आज कुछ परेशान थे और ये परेशानी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। यही वजह थी कि पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी और वहां मौजूद उस दुनिया का हर आदमी भी उतना ही परेशान था। दरबार में मौजूद एक मंत्री अपनी जगह पर खड़ा हुआ और सिर झुकाते हुए धीमी सी प्यारी आवाज में बोला, क्या हुआ अध्यक्ष जी, आप इतने चिंता में क्यों है? क्या श्वेत लोक पर कोई संकट आने वाला है? उस मंत्री के सवाल पर अनाहत ने एक गहरी सांस ली और चिंता भरे लहजे में बोले, श्वेत लोक पर नहीं बल्कि इस लोक के राजकुमार के जीवन पर संकट आने वाला है मंत्री जी। अनाहत की बात पर एक बार फिर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देख रहे थे। फिर उसी मंत्री ने दोबारा एक सवाल किया, क्या हमारे राजकुमार के बारे में पता चल गया है अध्यक्ष जी? वो मंत्री बहुत ज्यादा हैरान था। अनाहत अपनी जगह पर खड़े हुए और आगे बढ़ते हुए बोले, जी मंत्री जी, राजकुमार का पता चल गया है लेकिन अभी भी उनके जीवन पर आया संकट टला नहीं है। अब शुभ आगे आए और सब लोगों पर एक नजर डालते हुए बोले, हमें अपने राजकुमार की जान बचाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना होगा। हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जिसमें हम सब राजकुमार के पास न होकर भी उनकी रक्षा कर सके। शुभ की इस बात पर सबने एक साथ मिलकर हाँ में सिर हिलाया। इस बार एक दूसरा मंत्री उठा और शुभ के सम्मान में अपना सिर झुकाते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे रक्षाध्यक्ष जी। कहिए किस प्रकार की योजना है? कुछ पल की खामोशी के बाद शुभ ने आगे कहना शुरू किया, जैसा कि आप सबको इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है कि हमारे कुछ योद्धा पहले से ही नीचे की धरती पर एक अलग पहचान, एक अलग जिंदगी के साथ रह रहे हैं। उन सभी का एक ही लक्ष्य था, राजकुमार और उनके परिवार की शत्रुओं से रक्षा करना। इतना कहकर शुभ चुप हो गए तो वहां पर मौजूद लोगों की चिंता और बढ़ गई। जिस मंत्री ने इस बातचीत की शुरुआत की थी, उनका नाम त्रिगुण था। शुभ को इस तरह खामोश देखकर त्रिगुण बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उसी लहजे में बोली, जी रक्षाध्यक्ष जी, और हमें इस बात का बेहद ही कष्ट है कि हम अपने उस कार्य में विफल रहे। शत्रु हमारे हर कदम पर नजरें गड़ाए बैठा था। त्रिगुण की बात पर वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। पूरे माहौल में एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया था। शुभ ने उस तनाव को खत्म करने के लिए आगे कहा, बेशक उस वक्त हमारे ही कुछ लोगों की वजह से हमारी हार हुई थी लेकिन अब बात संभल चुकी है। हमारे राजकुमार जहां भी हैं सकुशल हैं। बस अब हमें उनकी रक्षा करनी होगी। शुभ की बात पर सभा में मौजूद सभी लोगों ने थोड़ी सी तेज आवाज में चिल्लाते हुए अपनी खुशी जाहिर की।
अनाहत ने हाथ उठाकर सबको चुप हो जाने का इशारा किया तो सब लोग एक साथ चुप भी हो गए। सबके चुप हो जाने के बाद अनाहत ने कहा, हमें आप लोगों का यह उत्साह देखकर बहुत खुशी हुई। हम आशा करते हैं कि इस बार आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे। अनाहत की बात पर अपनी रजामंदी जताने के लिए एक बार फिर सभी लोगों ने थोड़ी सी तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया। अनाहत सब लोगों को खुश देखकर बहुत खुश थे, लेकिन शुभ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वे किसी गहरी चिंता में डूब गए थे। कुछ देर तक यूं ही चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर करने के बाद श्वेत लोक के उस सभागृह में एक पल के लिए सभी चुप हो गए और अनाहत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। पूरी सभा पर एक नजर डालने के बाद मंत्री त्रिगुण ने कहा, अध्यक्ष जी, आप तो जानते ही है कि राजकुमार के जन्म के समय श्वेत लोक के नियमानुसार उनका नामकरण संस्कार नहीं हो पाया था, इसलिए हम चाहते थे कि हम उनके नाम से एक अनुष्ठान का आयोजन करें, अपने कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए। त्रिगुण की बात सुनकर अनाहत एक पल के लिए किसी सोच में डूब जाते हैं और शुभ की तरफ देखते हैं। अनाहत की नजरों का मतलब समझकर शुभ एक गहरी सांस लेते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर एक गंभीरता थी। कुछ देर तक यूं ही किसी सोच में डूबे रहने के बाद उन्होंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं त्रिगुण जी। श्वेत लोक में रहने वाले हर एक प्राणी को इस बात का अधिकार है कि वह दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है। इतना कहकर शुभ की नजरें अनाहत की तरफ घूम जाती है। अनाहत सभा में मौजूद लोगों को आदेश देते हुए कहते हैं, जय, आप सभी आपस में मिलकर इस अनुष्ठान की तैयारी शुरू कीजिए जो होगा हमारे राजकुमार। इतना कह अनाहत एक बार फिर खामोश हो जाते हैं और सबके चेहरे देखने लगते हैं। अनाहत की चुप्पी ने सबको बेचैन कर दिया था। हर कोई अपने राजकुमार का नाम जानने के लिए बेताब था। अनाहत ने अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांध लिए और सामने की तरफ देखते हुए पूरी गंभीरता के साथ बोले, यह अनुष्ठान होगा हमारे राजकुमार त्रियांश के नाम से। जैसे ही अनाहत ने जोर से त्रियांश का नाम लिया, पूरी सभा में एक अलग ही रौनक लौट आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मुरझाए हुए पूरे बगीचे पर ही उम्मीद की एक बौछार उड़ेल दी हो। श्वेत लोक के राजकुमार और हमारे होने वाले भावी सम्राट राजकुमार त्रियांश की जय हो। मंत्री त्रिगुण ने जैसे ही ये नारा बुलंद किया, पूरी सभा इस नारे के शोर से गूंज उठा। इन सब लोगों को खुश देखकर अनाहत तो बहुत सुकून महसूस कर रहे थे, लेकिन शुभ एक अलग ही चिंता में डूब चुके थे। उनके चेहरे पर गंभीरता देखते ही अनाहत की मुस्कान भी पल भर में गायब हो गई। कुछ देर बाद अनाहत के कमरे में शुभ कमर पर हाथ बांधे खड़े थे और उनके चेहरे पर चिंता अभी भी बरकरार थी। अनाहत भी शुभ के सामने खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। क्या बात है शुभ, सभा में भी हम देख रहे थे कि आप राजकुमार त्रियांश के बारे में बताते हुए आप ज्यादा खुश नहीं थे, कोई विशेष कारण? शुभ ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे विचार में अब जब हमने त्रियांश की असल पहचान सबके सामने खोल दी है तो मुझे लगता है कि उसका जीवन और ज्यादा खतरे में आ जाएगा। शुभ की बात पर अनाहत कुछ सोचते हुए बोले, आपकी चिंता भी ठीक है, लेकिन त्रियांश के जन्मदिन पर जो कुछ भी हुआ था वो भी हमारी चिंता का विषय है, क्योंकि उस समय जो कुछ भी हो रहा था त्रियांश के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के लिए भी ठीक नहीं है। शुभ के माथे पर बल पड़ गए और उनका चेहरा सर्द हो गया। वे खिड़की की तरफ बढ़े और आसमान की तरफ देखते हुए बोले, अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ और कालवृष्टि को अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो गई तो त्रियांश का दूसरा नाम तबाही होगा। बोलते हुए शुभ का चेहरा काले और घने अंधेरे में डूबता जा रहा था और पीछे से अनाहत उन्हें देख रहे थे। धरती पर मुंबई की एक अंधेरी गली में यहाँ कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दे रही है। वैसे तो ये उन लोगों की बातचीत ही थी, लेकिन उस गली से होकर गुजरने वाले लोगों के लिए सिर्फ मच्छरों की भिनभिनाहट से ज्यादा कुछ नहीं है। वो धरती पर रहने वाले उन प्राणियों की सेना थी जो विध्वंस लोक के लिए जासूसी करने का काम करते थे। इनका काम था धरती पर रहने वाले इंसानों के मन को परखना और उनके अंदर छुपी हुई बुराई का पता लगाना। ये मुंबई शहर की एक ऐसी गली थी जहां पर गरीब लोग अपनी छोटी सी छोटी जरूरत के लिए भी एक दूसरे से लड़ने को मजबूर हो जाते थे। विध्वंस लोक की इस जासूसी सेना का एक सेनापति, जिसका नाम बरुख था, अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कह रहा था, आज हमारे मालिक का आदेश है कि हमें किसी ऐसे मजबूत और ताकतवर इंसान के बारे में पता लगाना होगा जिसके अंदर ताकत और बुद्धि के साथ साथ लालच और वासना भी हो, जो अपने जैसे किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता हो। बरुख की ये बात सुनते ही उसकी सेना खुशी से चिल्ला उठी। भला आज के दौर में ऐसे इंसान की कमी कहाँ थी जिसमें ये सब बुराइयां ना हो। इस बार उनका काम थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन मजेदार था।
अभी वे खुशी से चिल्ला ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक इंसान की आवाज पड़ी। वो आदमी अपने कान पर हाथ मारते हुए कह रहा था, पता नहीं, आज ये मच्छर इतना चिक चिक क्यों कर रहा है। वो आदमी बोल ही रहा था कि तभी उसके सिर पर एक गोली लगी और वो वहीं के वहीं खड़ा हुआ ढेर हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि त्रियांश अपनी आंखों से ये देख रहा था, लेकिन कैसे? आखिर क्या हो रहा था त्रियांश के साथ? वो कैसे उज्जैन के एक घर के कमरे से सीधे मुंबई की सड़क पर आ गया? क्या अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था या फिर उसकी जिंदगी किसी दूसरी तरफ मुड़ने वाली थी? CH-14 विध्वंस लोक पहुंचा त्रियांश। अपनी आंखों के सामने किसी का खून होते हुए देखकर त्रियांश को जैसे सदमा लग गया। उसकी आंखें जैसे पत्थर हो गई थी और पैर अपनी जगह पर जम गए थे। कुछ देर तक यूं ही बुत बनकर खड़े रहने के बाद त्रियांश ने जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, उसके आसपास की दुनिया ही बदल गई। अचानक ही चारों ओर अंधेरा छा गया। उसके कदमों के नीचे की जमीन हिलने लगी तो उसके लिए संभलना मुश्किल हो गया। त्रियांश के आसपास की जमीन काली चट्टानों में बदल गई, तो उसे हद से ज्यादा हैरानी तो हुई, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। त्रियांश इधर उधर देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने कमरे से निकलकर कौन सी जगह पर आ धमका। तुम्हारी अपनी इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, त्रियांश। मुझे उम्मीद है, विध्वंस लोक की तुम्हारी ये यात्रा मुश्किल नहीं रही होगी। सामने से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आए तो उसने सामने की तरफ देखा। सामने से कोई उसकी ओर चलकर आ रहा था। त्रियांश की भवें तन गई और वो आंखें सिकोड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा। जब से समर्थ ने त्रियांश को उसकी असलियत से वाकिफ करवाया था, उसके दिल से सारा डर ही खत्म हो गया था। कम से कम 20 कदम चलने के बाद वो इंसान त्रियांश के सामने खड़ा था। उस आदमी ने एक लंबा सा काला चोगा पहन रखा था और इस वजह से उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। त्रियांश ने उस इंसान को ऊपर से नीचे देखा और उस पर तंज कसते हुए बोला, वैसे मुझे तो यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अपने कमरे से मैंने सिर्फ एक कदम बाहर निकाला और यहाँ आ गया। मेहनत तो आपको करनी पड़ी, वो भी कम से कम 20 कदम चलने की। त्रियांश की बात सुनकर उस इंसान को शायद इतना गुस्सा आया कि उसने अपने सिर से चोगा उतार दिया और बिल्कुल त्रियांश के सामने आकर खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि विध्वंस लोक पर राज करने वाला मालिक था। आज मालिक के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उनके सामने वो इंसान खड़ा था जिसकी तलाश ना जाने कब से मालिक और कालवृष्टि दोनों को थी। मालिक जैसे ही त्रियांश के सामने आए, उसको काली परछाइयों ने घेरना शुरू कर दिया। काली परछाइयों की मौजूदगी में एक बार फिर उसे दर्द का एहसास होना शुरू हो गया था। त्रियांश को दर्द सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि कालवृष्टि उसके सबसे ज्यादा करीब खड़ा था और उसकी नजरें त्रियांश पर टिकी हुई थी। त्रियांश अपना दर्द बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर पा रहा था, क्योंकि इससे ज्यादा दर्द तो समर्थ ने उसे दिया था। त्रियांश को इतना शांत देखकर मालिक का चेहरा सर्द हो गया। उन्होंने त्रियांश की आंखों में देखते हुए कहा, लगता है समर्थ ने तुम्हें यहाँ आने से पहले ही इस दुनिया के अंदर आने के लिए तैयार कर दिया है। अच्छा है, अब मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। मालिक के मुंह से समर्थ का नाम सुनकर त्रियांश के चेहरे पर कुछ मिले जुले भाव आ गए। त्रियांश चुप था और कुछ सोच रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर कालवृष्टि ने त्रियांश का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही कालवृष्टि का हाथ त्रियांश के हाथ को छुआ, त्रियांश ने उसकी गर्दन अपनी मुट्ठी में दबोच ली। कालवृष्टि जोर से चीखने लगा। मालिक त्रियांश की इस हरकत से हैरान रह गए। उनके चेहरे पर हैरानगी देखकर चेहरे पर एक बड़ी सी प्यारी मुस्कान आ गई और उसने उनकी तरफ शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, आप गलत कह रहे हैं महाराज। मेरी जान इतनी भी सस्ती नहीं कि आप उसे इतनी आसानी से कैद कर लो। मुझे पकड़ने के लिए अभी तो आपको बहुत कुछ करना होगा। इतना कहकर त्रियांश ने जितनी तेजी से कालवृष्टि की गर्दन को छोड़ा, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसने दीवार की तरफ कदम बढ़ा दिए। त्रियांश उसी दीवार की तरफ बढ़ रहा था जिस दीवार में काले रंग का एक दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे को पहचान पाना एक आम इंसान के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। त्रियांश को उस दरवाजे की तरफ भागते हुए देखकर मालिक जोर से चिल्लाए और आसमान की तरफ देखते हुए पूरी ताकत से बोले, बाहर आओ और पकड़ो उसे। मालिक के ये लफ्ज जैसे ही हवा में गूंजे, अतृप्त आत्माओं की एक बड़ी फौज आसमान से उतरी और बड़ी ही तेजी से त्रियांश की तरफ बढ़ गई। अब तक त्रियांश दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी कुछ अतृप्त आत्माओं ने त्रियांश को पीछे से पकड़ लिया और उसे खींचते हुए मालिक के सामने ले आए। इस वक्त त्रियांश की आंखों में जुनून,
साफ दिखाई दे रहा था। बेशक वो उन आत्माओं की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके इरादे हार मानने वाले नहीं लग रहे थे। मालिक को त्रियांश की आंखों में जुनून देखकर किसी की याद आ गई और वे अपने ख्यालों में खो गए। फ्लैशबैक। बात तो इसी विध्वंस लोक की है। एक नौजवान जंजीरों में बंधा हुआ था। उसके चारों तरफ रह रह कर आग के गोले बरस रहे थे और उनसे हर बार एक धमाका हो रहा था। मालिक उसके सामने खड़े थे और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वे कितने गुस्से में थे। इतना कुछ सहने के बाद भी तुम्हारी जिद में कोई कमी नहीं आई कियान। मैं तुम्हें आखिरी अवसर दे रहा हूँ। मुझे बता दो कि वो आविष्कार कहाँ है, जो तुमने हम सब से अलग होकर एकांत में किया था। कियान ने धीरे से आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कियान ने मालिक की आंखों में देखा और कांपते हुए लफ्जों में बोला, अगर तुम्हारे इरादे नेक होते बृहद, तो मैं तुम्हें खुद अपनी खुशी से अपना आविष्कार तुम्हारे नाम कर देता, लेकिन कियान की बात पूरी होने से पहले ही बृहद ने उससे घूरते हुए कहा, मुझे अभी भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि एक मामूली से आविष्कार के लिए तुम हमारी दोस्ती को दांव पर लगा रहे हो। बृहद की बात सुनकर कियान को हंसी आ गई और उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यदि ये आविष्कार इतना ही मामूली होता तो तुम मुझे यूं अपनी कैद में नहीं रखते। कियान की बात पर बृहद का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कियान, अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या ये आविष्कार फिर से नहीं होगा? इतना कहकर बृहद ने कदम पीछे लेने शुरू किए और कियान से दूर जाते हुए बोला, मैं ये आविष्कार करूंगा कियान, और तब ये दुनिया देखेगी कि सिर्फ एक तुम ही नहीं बल्कि मैं भी इस दुनिया पर शासन करने की योग्यता रखता हूँ। बोलते हुए बृहद ने कियान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक जुनून था और होठों पर एक मुस्कान। फ्लैशबैक एंड इन प्रेजेंट। मालिक त्रियांश की आंखों में देख रहे थे। इन आंखों में उन्हें वही जुनून नजर आ रहा था जो उस वक्त कियान की आंखों में था। मालिक ने त्रियांश की आंखों की तरफ झुकते हुए कहा, तुम्हारी ये आंखें मुझे किसी खास की याद दिलाती हैं, जो तुम्हारी ही तरह बहुत जिद्दी था। आज उसकी जिद की वजह से हमारी दुनिया में अंधेरा है। मालिक की बात सुनकर त्रियांश जोर से हंसने लगा और फिर हंसते हुए ही बोला, जिसे अपने वजूद के लिए ही अंधेरे की जरूरत पड़ती हो, उसे उजाले की तमन्ना है। त्रियांश की हंसी और उसकी बातें मालिक को बहुत गुस्सा दिला रही थी। उनका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। उन्होंने त्रियांश से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी त्रियांश ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे किसी भी सूरत में मजबूर नहीं कर सकते। बोलते हुए त्रियांश की आंखें एक बार फिर से काली होने लगी। त्रियांश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन अतृप्त आत्माओं को हवा में उछाल दिया। अब त्रियांश शक्तिशाली लग रहा था। अचानक ही उसने मालिक की तरफ देखा और अपनी बदलती हुई आवाज में बोला, आप मुझसे मिलना चाहते थे ना? लीजिए, मैं खुद आपके सामने हूं, लेकिन मजबूर बनकर नहीं, मजबूत बनकर। मालिक त्रियांश का ये रूप देखकर बिल्कुल ही हैरान रह गए। उनके चेहरे पर आए घबराहट देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने त्रियांश का ये रूप पहली बार देखा है। उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि त्रियांश इतना ताकतवर हो सकता है। उसकी तरफ देखते हुए मालिक को कालवृष्टि का ध्यान आया और उन्होंने त्रियांश पर से नजरें हटाकर उसकी ओर देखा। कालवृष्टि अभी भी दर्द से तड़प रहा था। उसकी ओर देखने के बाद मालिक ने जैसे ही नजरें घुमाई, वे जोर से चिल्लाए और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। उनकी ही जमीन पर त्रियांश ने उन्हें बुरी तरह हराया था। वो उन सबके बीच में से गायब हो गया था। उज्जैन, मध्य प्रदेश। त्रियांश ने अपने कमरे में आंखें खोली और बड़े ही आराम से बेड पर बैठकर नाश्ता करने लगा। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो अभी अभी विध्वंस लोक होकर आया है या विध्वंस लोक में मालिक को हरा कर आया है। त्रियांश बेफिक्री से नाश्ता कर रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और वेदांशी कमरे के अंदर आई। अब उसकी पायल की छमछम पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? वेदांशी ने खुशी से झूमते हुए सवाल किया। आज वो इतनी खुश थी कि कब वो त्रियांश के लिए आपसे तुम पर आ गई, खुद उसे ही पता नहीं लगा। त्रियांश ने मुंह में निवाला डालते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? त्रियांश का जवाब सुनते ही वेदांशी का मुंह बन गया। एक तो त्रियांश उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, ऊपर से अब ये जवाब वेदांशी का मूड खराब हो चुका था। कुछ ही देर में त्रियांश ने अपना नाश्ता खत्म किया और वेदांशी के हाथ में खाली ट्रे थमाकर कमरे से बाहर निकलने लगा। वेदांशी हैरानगी से उसे देखती रही और फिर ट्रे को घूरते हुए तेज आवाज में बोली, ये क्या है?
प्रियांश दरवाजे पर रुका और अलमारी की तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या क्या है? तुम यही तो लेने आई थी तो मैंने दे दिया। प्रियांश की बात सुनकर वेदांशी का मूड और ज्यादा बिगड़ गया। वो पैर पटकते हुए उसके पास आए और चिढ़ते हुए बोली, किस पागल ने कहा कि मैं ये खाली ट्रे लेने आई थी? प्रियांश ने एक नजर वेदांशी की तरफ देखा और फिर उसे इग्नोर करते हुए बोला, अच्छा ये नहीं लेने आई थी तो क्या करने आई थी? मैं तो तुमसे मिलने आ। जल्दी जल्दी बोलते हुए वेदांशी चुप हो गई। इस वक्त उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। प्रियांश के हाथ अलमारी के दरवाजे पर ही रुक गए और उसने मुड़कर वेदांशी की तरफ देखा। वेदांशी ने आंखें बंद कर ली थी और इस वक्त उसकी धड़कन किसी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही थी। प्रियांश ने अलमारी का दरवाजा बंद किया और वेदांशी के पास आ गया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। प्रियांश को इस वक्त बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को किसी तरह रोक कर रखा हुआ था। प्रियांश ने किसी तरह अपनी आवाज को नॉर्मल किया था और सर्द आवाज में बोला, लेकिन मुझे तुमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वेदांशी ने झट से आंखें खोली और प्रियांश को घूर कर देखा। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वेदांशी ने प्रियांश के हाथ में ट्रे थमाए और गुस्से में बोली, और मुझे ये लेकर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ और जाकर खुद किचन में रख दो और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर वेदांशी वहां से जाने लगी तो एक बार फिर उसकी पायल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रियांश को शरारत सूझ रही थी। प्रियांश ने ट्रे में रखी हुई चम्मच उठाए और बाउल पर टैप करते हुए बोला, वैसे मिस वेदांशी, हो सके तो अगली बार से ये पायल पहनकर मेरे कमरे में मत आना, ये कुछ ज्यादा ही शोर करती है और मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं। वेदांशी ने मुड़कर प्रियांश को देखा और पैर पटकते हुए उसके पास आए। उसने अपने पंजों के बल खड़ी होकर प्रियांश की आंखों में देखते हुए बोली, अगर आपको ये शोर पसंद नहीं है तो आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये पायल तो अब कभी नहीं उतरेगी, शायद मेरे मरने के बाद। इतना कहते हुए वेदांशी रुक गई और फिर वहां से जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, प्रियांश ने उसकी बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बिना हिले ही वेदांशी को इतना समझ में आ चुका था कि अब उसे गुस्सा आ चुका है। वेदांशी का गला सूखने लगा और उसने डरते हुए अपने कदम पीछे लिए। अब वो प्रियांश के सामने नजरें झुकाकर खड़ी थी। प्रियांश ने वेदांशी के कंधे पर पकड़ मजबूत की और उसके चेहरे को देख गुस्से में कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने इस तरह की बातें मत कीजिए। प्रियांश इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज घर से बाहर उस जगह तक भी पहुंच चुकी थी जहां समर्थ अपने ध्यान में लीन थे और उनकी आंखें इस वक्त बंद थी। प्रियांश की आवाज सुनते ही समर्थ ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। समर्थ अपनी जगह पर खड़े हुए और परेशानी भरे लहजे में बोले, ये आवाज तो त्रियांश की है। उसकी इस तेज आवाज का मतलब त्रियांश विध्वंस लोक गया था। और यह सब कुछ सोचते हुए समर्थ के चेहरे पर परेशानी के भाव आए और वे वहां से गायब हो गए। विध्वंस लोक। मालिक जमीन पर बैठे हुए अपनी हार का अफसोस मना ही रहे थे कि अचानक से उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर मालिक जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही मालिक ने हंसना शुरू किया, कालवृष्टि जो दर्द में तड़प रहा था, अचानक से खड़ा हुआ और मालिक के साथ मिलकर हंसने लगा। मालिक ने हंसते हुए कहा, आखिरकार हम जीत ही गए कालवृष्टि। हमारी छल नीति सफल हो गई। इतना कहकर मालिक अपनी जगह पर खड़े हुए। उनके चेहरे पर जीत की खुशी थी। मालिक ने कालवृष्टि के कंधे पर हाथ रखा और उसे शाबाशी देते हुए बोले, तुमने एक बार फिर हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कालवृष्टि ने अपना सिर मालिक के सम्मान में सिर झुकाया और बोला, ये सब कुछ आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। मालिक ने कालवृष्टि के कंधे से हाथ हटाया और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोले, वो खुद चलकर हमारे पास आया और अपनी शक्ति दिखाने के चक्कर में खुद को हमारे हवाले कर दिया। समर्थ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मगर त्रियांश को उसके असली पहचान से रूबरू होने से रोक नहीं पाएंगे। बोलते हुए मालिक हंसने लगा, तो उधर अपने कमरे में त्रियांश का चेहरा आधा शैतानी रूप ले चुका था। आखिर जागृत होने लगी है त्रियांश की काली शक्तियां। अब क्या होगा समर्थ का अगला कदम? आखिर श्वेतलोक का राजकुमार त्रियांश के अंदर विध्वंस लोक की काली शक्तियां क्यों है शामिल? CH-15 के श्लोक का राजकुमार है त्रियांश। त्रियांश की पकड़ वेदांशी के कंधे पर मजबूत होती जा रही थी। धीरे धीरे वेदांशी के शरीर में दर्द फैलता जा रहा था। दर्द की वजह से वेदांशी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि त्रियांश का रूप धीरे धीरे शैतान में बदल रहा था। कुछ ही देर में त्रियांश का आधा चेहरा शैतानी रूप ले चुका था। लाल आंख,
काला स्याह रंग, दांतों से निकलता हुआ खून, वो इस वक्त बड़ा ही भयानक लग रहा था। थोड़ी देर तक दर्द बर्दाश्त करने के बाद जब वेदांशी से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा। अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर वेदांशी के होश उड़ गए। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक गई। प्रियांश, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये सब। आह! बोलते हुए वेदांशी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, क्योंकि त्रियांश ने उसकी बांह को पूरी ताकत से दबा दिया था। वेदांशी की आंखों में नमी उतर आई। उसने धुंधली हुई नजरों से त्रियांश को देखा। त्रियांश के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। ऐसा लग रहा था जैसे त्रियांश को कुछ होश ही नहीं था। वेदांशी त्रियांश से दूर जाने के लिए छटपटा रही थी। उसने छटपटाते हुए त्रियांश की आंखों में देखा और कांपते हुए लफ्जों में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए होश में आ जाइए। इस शैतान को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। वेदांशी के इस तरह बोलने से त्रियांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले ही पल त्रियांश ने उसका गला दबोच लिया और पूरी ताकत से दबाने लगा। वेदांशी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बहुत जल्द वो बेहोश होने वाली थी। जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थी, त्रियांश की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब इससे पहले त्रियांश के हाथों वेदांशी के साथ कुछ गलत हो जाता, समर्थ वहां पर आए और उन्होंने त्रियांश पर अपने अस्त्र से वार कर दिया। जैसे ही त्रियांश पर उस शक्ति का असर हुआ, उसने वेदांशी का गला छोड़ दिया और खुद बेहोश होकर बेड पर गिर गया। बेहोश होकर गिरने से पहले ही त्रियांश को इस बात का आभास हो चुका था कि उसके हाथों कुछ गलत हुआ है। इस बात का आभास होते ही त्रियांश की आंखों में नमी आ गई थी और वो बेहोश हो गया। कुछ वक्त बाद जब त्रियांश को होश आया तो वो बेड पर लेटा हुआ था। त्रियांश ने इधर उधर देखा तो उसके सामने सत्यकौम बैठा हुआ था। त्रियांश की आंखों के सामने वो पूरा मंजर किसी फिल्म की तरह घूम गया। वो मंजर याद आते ही त्रियांश की आंखों में नमी आ गई। त्रियांश ने उठने की कोशिश की तो उसके शरीर में तेज हुआ। उसके मुंह से आह निकली तो सत्यकौम की नींद टूट गई। उसने हिम्मत दिखाते हुए त्रियांश का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? त्रियांश ने बेड से उतरने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे बताओ, अभी कुछ देर पहले यहाँ क्या हुआ था? मैंने क्या किया है थोड़ी देर पहले? उसके लहजे में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। सत्यकौम को उसके सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने त्रियांश को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, पहले आप शांत हो जाए। हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। सत्यकौम की बात पर त्रियांश को गुस्सा आया और उसने सख्त लहजे में कहा, बताओ मुझे क्या हुआ था और मैंने किसी के साथ क्या गलत किया था? सत्यकौम उलझन में फंसा हुआ अब भी जवाब ही ढूंढ ही रहा था कि तभी समर्थ कमरे में आए और बोले, तुमने अपने साथ ही गलत किया था त्रियांश, और तुम्हारी इस गलती का खामियाजा अब धरती के साथ साथ हमारी दुनिया को भी भुगतना होगा। समर्थ की बात सुनकर त्रियांश हैरान रह गया और उसने बेड से उतरने की कोशिश करते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने वेदांशी को दर्द दिया, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा था। समर्थ हवा की तेजी से त्रियांश के पास आए और उसके चेहरे पर झुकते हुए सर्द आवाज में बोले, त्रियांश, ये कंट्रोल तुम खुद उनके हाथ में देकर आए हो और अब तुम्हें ही इस बात का फैसला करना होगा कि। समर्थ की बात पूरी होने से पहले ही त्रियांश ने झुंझलाते हुए कहा, प्लीज सर, पहले ही मेरे साथ इतना कुछ हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ वो सब क्या, और आप कह रहे हैं कि मुझे फैसला लेना होगा। त्रियांश की इस हड़बड़ी देखकर समर्थ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने का हाथ पकड़ा और उसे एक झटके में खड़ा करते हुए बोले, चलो मेरे साथ और खुद ही देख लो कि तुम्हें अपने लिए फैसला करना होगा या फिर दूसरों के लिए। बोलते हुए वे त्रियांश को खींचते हुए कमरे से बाहर निकालकर एक कमरे की तरफ ले जाने लगे। हालांकि त्रियांश को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने वेदांशी के साथ कुछ बहुत ही गलत कर दिया है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को समझाने की कोशिश करता रहा। नहीं, वेदांशी को कुछ नहीं हो सकता। उसने तो खुद ही मुझे उन्हीं शैतानी परछाइयों से बचाया है, तो फिर मेरे कुछ भी करने से उसे क्या हो। त्रियांश ये सब सोच ही रहा था कि समर्थ ने उसे एक कमरे के आगे खड़ा कर दिया और भरे हुए गले से बोले, जाओ, जाकर देख लो तुमने क्या कर दिया है, और अब तुम्हारा कोई भी फैसला करना मेरे लिए क्यों जरूरी हो गया है। समर्थ की भारी आवाज और नम आंखों को देखकर त्रियांश के दिल का डर और ज्यादा बढ़ गया। उसने कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ना शुरू किया। त्रियांश के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना बहुत भारी था।
वो ठीक दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और आंखें बंद कर ली। वो जिस कमरे के आगे खड़ा था उसका पूरा दरवाजा ही कांच का बना हुआ था, इसलिए वेदांशी को देखने के लिए त्रियांश को कमरे के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। त्रियांश ने हिम्मत करके आंखें खोली और सामने देखा। सामने का नजारा देखकर जैसे उसकी धड़कन ही थम गई। वेदांशी एक बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर इस वक्त काले कीड़े रेंग रहे थे। वे काले कीड़े उसके शरीर में इतनी ज्यादा तादाद में घूम रहे थे कि उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था। वेदांशी को इस हालत में देख पाना त्रियांश की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे लिए और बड़ी ही तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। त्रियांश के वहां से जाते ही समर्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और कोई मंत्र जप करने के बाद चुटकी बजाई। समर्थ के ऐसा करते ही वो कांच का दरवाजा लकड़ी के दरवाजे में बदल गया और उस दरवाजे के पीछे वेदांशी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जैसे ही समर्थ त्रियांश के कमरे की तरफ जाने के लिए मुड़े, वहां पर सत्यकौम आ गया। हैरानगी और गुस्से भरी नजरों से सत्यकौम ने अपने पिता की तरफ देखा और फिर उनके पास आते हुए बोला, आपको उनके साथ इतना बड़ा छल करने की क्या जरूरत थी? एक तो उनकी हालत ठीक नहीं है, ऊपर से दीदी की ये हालत देखकर वो और भी ज्यादा टूटकर बिखर गए हैं। आपने ऐसा क्यों किया है डैड? समर्थ सत्यकौम के नजदीक आए और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोले, मुझसे कोई भी सवाल करने से पहले अपने आसपास की चीजों को देखो और उन्हें समझने की कोशिश करो सत्यकौम। तुम्हें किसी से कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर समर्थ उसकी साइड से होकर निकल गए। कुछ दूर तक चलने के बाद समर्थ रुके और बिना मुड़े ही तेज आवाज में बोले, वैसे अगर किसी दिन मेरी जान खतरे में होगी तो तुम किस हद तक जा सकते हो? सत्यकौम ने चौंक कर पीछे देखा तो समर्थ वहां पर नहीं थे। वो सवाल के जवाब के बारे में सोचने लगा। जैसे ही उसे इस सवाल का जवाब समझ में आया, उसके चेहरे पर एक बड़ी संख्या सी स्माइल आ गई। उधर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वेदांशी आ रही थी, जिसकी जान उसकी वजह से खतरे में आ गई थी। वेदांशी की हालत को याद करते हुए त्रियांश को वीर की वो हालत याद आने लगी और वो अपनी जगह से उठकर आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब त्रियांश ने खुद को आईने में देखा तो एक बार के लिए वो खुद ही डर गया। इस वक्त वो आधा इंसान और आधा शैतान के रूप में था। अपने इस रूप को देखते हुए त्रियांश ने अपने कदम पीछे लेने शुरू किए और कांपते हुए लफ्जों में बोला, इसका मतलब ये हुआ कि मामी जी ने जो अब तक कहा था वो सब सच था। वीर की जान मेरी वजह से ही खतरे में आई थी। मेरे पीछे उन काली शक्तियों ने वीर को अपने कब्जे में ले लिया। इतना बोलते हुए त्रियांश ने वापस आईने में देखा तो उसे समर्थ खड़े हुए दिखाई दिए। वो पलटा और समर्थ की तरफ आते हुए बोला, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने वेदांशी के साथ वो सब जानबूझकर नहीं किया था। मुझे तो उन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। और त्रियांश की बात पूरी होने से पहले ही समर्थ ने कहा, और अब तुम्हारे जरिए वो अपना बदला लेना चाहते हैं। विध्वंस लोक श्वेत लोक का वजूद खत्म करना चाहता है। त्रियांश वही आईने से टिककर खड़ा हो गया और बड़ी ही मासूमियत से बोला, तो क्या दोनों दुनिया का एक साथ होना मुमकिन नहीं है? त्रियांश के इस सवाल पर समर्थ को हंसी आ गई और उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसी ही एक कोशिश हमने भी की थी, लेकिन बोलते हुए समर्थ चुप हो गए और त्रियांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर बेड पर बैठते हुए बोले, तुम्हें पता है त्रियांश, विध्वंस लोक की काली परछाइयां तुमसे क्यों डरती है? ये बात त्रियांश के लिए हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो न जाने कितनी ही बार उन परछाइयों को डराकर भागा चुका था। त्रियांश समर्थ के पैरों में बैठ गया और उनकी बात नकारते हुए बोला, उन काली शक्तियों को मुझसे डर लगता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो वो मामा जी को अपने साथ नहीं ले जाते। वीर की जान खतरे में नहीं होती। और वेदांशी का नाम लेते ही त्रियांश चुप हो गया और सिर झुकाते हुए बोला, नहीं सर, वे मुझसे नहीं डरती, बल्कि मैं तो उनका गुल। त्रियांश की बात पूरी होने से पहले ही समर्थ ने उसके उदास चेहरे की तरफ देखा और बेहद ही शांत लहजे में बोले, तुम उनके राजकुमार हो। ये सुनते ही त्रियांश के होश उड़ गए और उसने तुरंत ही सिर उठाकर समर्थ की तरफ देखा। इस वक्त उनका चेहरा बेहद ही सर्द था। समर्थ अपनी जगह से उठे तो त्रियांश भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके लिए उनकी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ कदम दूर तक चलने के बाद समर्थ पलटे और त्रियांश के चेहरे को देखने लगे, जो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था।
समर्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है त्रियांश। अगर तुम्हारे डैड ओम हमारी दुनिया श्वेत लोक के राजकुमार थे तो तुम्हारी माँ अदिति विध्वंस लोक के मालिक बृहद की इकलौती बेटी यानी कि विध्वंस लोक की राजकुमारी थी। ये बात सुनकर त्रियांश की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। अब कुछ देर पहले वो जिन लोगों से लड़ाई करके आ रहा था, वो लोग उसके अपने थे। उसके नाना जी विध्वंस लोक के मालिक थे और वो वहां का राजकुमार। दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। जब वो विध्वंस लोक गया था तो किस तरह उस पर हमला किया गया, किस तरह उसे पकड़कर कैद करने की कोशिश की गई, किस तरह कालवृष्टि ने उस पर वार करने किया था और किस तरह उसने कालवृष्टि को हराया था। त्रियांश ने सब कुछ याद किया और नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैं उन अंधेरी दुनिया के लोगों का राजकुमार नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो वे लोग मुझ पर इस तरह हमला नहीं। त्रियांश की बात पूरी होने से पहले ही समर्थ ने कहा, वो तुम पर हमला नहीं कर रहे थे बल्कि तुम्हारे दिमाग को अपने कब्जे में कर रहे थे ताकि तुम खुद ही हमें खत्म कर दो। बोलते हुए समर्थ ने एक गहरी सांस ली और बोले, और हम लोग तुम पर पलटकर वार भी नहीं कर सकते। समर्थ की बात सुनकर त्रियांश की आंखों में नमी आ गई। उसने समर्थ की तरफ बढ़ते हुए कहा, अगर मेरी जिंदगी आपके लिए, इस दुनिया के लिए, वेदांशी के लिए खतरा बन चुकी है तो खत्म कर दीजिए मुझे। मिटा दीजिए मेरा वजूद को और मुक्त कर दीजिए मुझ जैसे श्राप से। समर्थ ने खुद को आईने में देखा। आईने में उनका रूप श्वेत लोक के महागुरु समर्थ का था। उन्होंने आईने की तरफ बढ़ते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम्हें इस दुनिया में वरदान बनकर जीना है या श्राप बनकर, ये फैसला सिर्फ तुम ही ले सकते हो। इतना कहकर समर्थ ने त्रियांश की तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोले, अपना चुनाव कराने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का ही वक्त है क्योंकि तुम्हारे फैसले पर ही वेदांशी और वीर की जिंदगी टिकी हुई है। इतना कहकर समर्थ ने एक नजर त्रियांश को देखा और वहां से गायब हो गए। त्रियांश वहीं पर बुत बना हुआ खड़ा रहा। आज उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। विध्वंस लोक तो उसने अपनी आंखों से देखा था। वहां पर बसने वाले जीव किस तरह उससे नफरत कर सकते हैं वो भी उसने अपनी आंखों से देख लिया था। रही बात समर्थ की, तो अब तक त्रियांश के पास उन पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन वो इन्हें या इनके बारे में जानता ही कितना है। उसे सिर्फ उतना ही पता था जो वे उसे बता रहे थे या बताना चाहते थे। वो किस पर यकीन कर सकता है और किस पर नहीं, ये सवाल त्रियांश की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल होने वाला था, जिसका जवाब उसे आज रात तक ढूंढना ही था, अपने भाई वीर और शायद अब वेदांशी की जान बचाने के लिए। अब क्या फैसला लेगा त्रियांश? चुनेगा अंधेरा या फिर जाएगा उजालों की तरफ? आखिर क्या है त्रियांश का भाग्य? CH-16 त्रियांश का फैसला। विध्वंस लोक। एक काली पहाड़ी पर मालिक खड़े थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके पीछे दर्पिता खड़ी हुई थी और उसकी नजरें उन पर ही टिकी हुई थी। दर्पिता ने मालिक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ मालिक, आप क्या सोच रहे हैं? मालिक ने आसमान पर से नजरें हटाई और कमर के पीछे हाथ बांधते हुए बोले, आज त्रियांश यहाँ आया था दर्पिता, और मैंने उसकी आंखों में वही जुनून देखा था जो कभी कियान की आंखों में था। मालिक के मुंह से कियान का नाम सुनते ही दर्पिता के चेहरे का रंग उड़ गया और उनके चेहरे पर चिंता और डर के भाव आकर गुजर गए। दर्पिता मालिक के सामने आकर खड़ी हो गई और उनकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या बात है बृहद, आज इतने वक्त बाद आपकी जुबान पर कियान का नाम आया है। जरूर कोई बहुत बात होगी। मालिक पीछे मुड़े और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, त्रियांश के अंदर भी बिल्कुल वही जिद देखी है मैंने जो कियान के अंदर थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने हमें नहीं चुना तो। मालिक की बात सुनकर दर्पिता को हंसी आ गई और उन्होंने उनकी तरफ आते हुए कहा, शायद आप भूल रहे हैं। त्रियांश के अंदर जितना उजाला नहीं, उससे कहीं ज्यादा अंधेरा उसके दिल की गहराइयों में छुपा होगा। आखिरकार उसके शरीर के कुछ हिस्सों में आपका खून भी है। वो अदिति। दर्पिता की बात पूरी होने से पहले ही मालिक ने उनके होठों पर उंगली रख दी। मालिक दर्पिता के चेहरे पर झुके और उनके कान में शरारत भरे लहजे में बोले, शश, इस वक्त मुझे उस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। वैसे तुम अच्छी तरह से जानती हो दर्पिता, ये वक्त सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का होता है। इसमें किसी तीसरे की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। बोलते हुए मालिक ने दर्पिता की तरफ देखा और फिर धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। इस बीच उनकी आंखें जैसे ही बंद हुई, उन्हें फिर से कियान का चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे की मुस्कान अभी भी बरकरार थी और आंखों का जुनून और ज्यादा बढ़ गया था।
जैसे ही मालिक ने कियान का चेहरा देखा, उन्होंने आंखें खोली और एक झटके से दर्पिता से अलग हो गए। दर्पिता को जैसे झटका सा लगा। वो हैरानगी से मालिक को देख रही थी। मालिक ने एक नजरे दर्पिता की तरफ देखा और फिर उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से चले गए। मालिक के जाते ही दर्पिता ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, नहीं, इस बार मैं अपने और मालिक के बीच में किसी को भी आने नहीं दूंगी, फिर चाहे वो तुम हो या त्रियांश। बोलते हुए दर्पिता वहां से चली गई। दर्पिता के वहां से जाते ही आसमान में एक अजीब सा बादल आया और पलक झपकते ही गायब हो गया। धरती लोक, कपूर मैंशन। वीर अपने घर आया और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। स्वाति वहीं लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर अपने फोन में कुछ कर रही थी। जैसे ही स्वाति ने वीर के कदमों की आहट सुनी, उन्होंने सिर उठाया और ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम अपनी माँ को इग्नोर भी करने लगे हो वीर। वीर जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, अचानक से रुका और गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा माँ, बस थोड़ी सी थकान थी तो आराम करने जा रहा था। वैसे भी आज कॉलेज में कुछ ज्यादा ही। वीर की बात पूरी होने से पहले ही स्वाति अपनी जगह से उठी और लगभग चिल्लाते हुए बोली, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना वीर। पता करवाया था मैंने, आज तुम कॉलेज गए ही नहीं। सारा दिन अपने उस आवारा दोस्त सूद के यहाँ पर थे। आखिर तुम कॉलेज बंद करके उस सूद के यहाँ करने क्या गए थे? वीर सीढ़ियों से उतरकर स्वाति के पास आया और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं वही काम करने के लिए सूद के पास गया था जो आपको करना चाहिए था। वीर की बात सुनते ही स्वाति के तन बदन में आग लग गई और वे लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम उस त्रियांश की वजह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद क्यों कर रहे हो वीर? मैं तुमसे कह रही हूँ वीर, वो लड़का हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। वीर स्वाति के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए पूरे जुनून के साथ बोला, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ माँ। आपका कोई रिश्ता भले ही नहीं था लेकिन वो मेरा भाई है। उसे अपने पास वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। वीर की बात सुनकर स्वाति का चेहरा तन गया और उन्होंने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वीर, त्रियांश कभी भी तुम्हारा भाई नहीं हो सकता, वो कभी तुम्हारा। स्वाति की बात पूरी होने से पहले ही वीर जोर से चिल्लाते हुए बोला, वो मेरा भाई है माँ और इस सच को कभी भी कोई भी नहीं बदल सकता, आप भी नहीं। इतना कहकर वीर तेजी से अपने कमरे में चला गया। स्वाति वीर को जाते हुए देखती रह गई। जब वीर उनकी आंखों से ओझल हो गया तो उन्होंने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम यहाँ से चले तो गए हो त्रियांश, लेकिन जाते हुए भी तुमने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है। अब तो मेरा इरादा और भी पक्का हो गया है। तुम चाहे कितना भी दूर भागने की कोशिश कर लो, मुझसे नहीं बच सकते। तुम्हारी बर्बादी अब मेरे हाथों ही लिखी है। उधर वीर अपने कमरे में पहुंचा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इस वक्त वीर बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने अपना बैग बेड पर पटका और अपनी शर्ट उतार कर आईने के सामने खड़ा हो गया। वीर की मस्क्यूलर बॉडी अब आईने में साफ दिखाई दे रही थी। वीर की बाजुओं में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वीर ने अपने दोनों हाथ आईने पर रखे और खुद को आईने में देखा। वीर के दाहिने बाजू पर एक आधा चांद बना हुआ था। ये बिल्कुल वैसा ही चांद था जैसा उस लॉकेट पर बना हुआ था जो शुभ ने श्वेत लोक लौटने से पहले ही त्रियांश के गले में पहना दिया था। वीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और चेहरा भी कांप रहा था। वीर ने खुद को आईने में देखा और जुनून भरे अंदाज में बोला, नहीं बता सकता हूं मैं आपको कि मेरा और त्रियांश का रिश्ता क्या है। वो मेरे लिए इतना मायने क्यों रखता है। नहीं बता सकता मैं आपको सच। इतना कहकर वीर आईने की तरफ से पलटता है और अपनी अलमारी में एक ड्रॉवर खोलता है। वहां पर एक छोटा सा बॉक्स था। वीर उस बॉक्स को लेकर अलमारी बंद कर देता है और बेड पर बैठ गया। कुछ देर तक उस बॉक्स को यूं ही देखते रहने के बाद वीर ने बॉक्स खोला और उसमें से एक लॉकेट निकाला। ये उसी लॉकेट का आधा हिस्सा था जो त्रियांश ने पहना था। वीर ने उस लॉकेट को अपनी आंखों के सामने किया और बोला, तुम्हें क्या लगता है त्रियांश, तुम्हारे इस तरह दूर हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? बोलते हुए वीर की आंखों में नमी आ गई और उसने लॉकेट को वापस बॉक्स में बंद करके अलमारी में रख दिया। फिर वो खिड़की पर गया और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ त्रियांश, लेकिन मुझसे नहीं छुप पाओगे। किसी एक पल मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। बोलते हुए वीर खिड़की बंद कर देता है और उसके बाद अपनी शर्ट पहनकर कमरे से बाहर निकल जाता है। शुभ का घर।
जब से उसने वेदांशी को उस हालत में देखा था, उसने खुद को इस कमरे में बंद कर लिया था। उसके कानों में गूंज रहा था अपने माँ बाप का नाम, समर्थ की बातें, अपनी सच्चाई और वेदांशी की पायल की आवाज। प्रियांश इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में वेदांशी की आवाज पड़ी। क्या सोच रहे हो प्रियांश? जाओ जाकर बन जाओ विध्वंसमलोक के सम्राट और तबाह कर दो अपने नाना जी की तरह सब कुछ। प्रियांश ने पीछे मुड़कर देखा तो वेदांशी सामने खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। वेदांशी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उसे हैरानी भी हुई और खुशी भी। प्रियांश तुरंत ही अपनी जगह से उठा और वेदांशी के पास पहुंचा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वेदांशी, तुम्हें इस तरह सही सलामत देखकर मुझे कितनी। प्रियांश बोल ही रहा था कि तभी वेदांशी का पूरा शरीर एक बार फिर काला पड़ने लगा और देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। अब इससे पहले प्रियांश कुछ समझ पाता, उसके सामने वीर आकार खड़ा हो गया। वीर उसके सामने खड़ा था लेकिन ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। प्रियांश ने तुरंत ही वीर को अपनी बाहों में संभाल लिया। उससे वीर की हालत देखी नहीं जा रही थी। प्रियांश वीर को सहारा देकर बेड तक लेकर जा ही रहा था कि तभी वीर ने अपने कंधे पर से उसका हाथ हटाया और कांपते हुए लफ्जों में बोला, मुझे अकेला छोड़ दो प्रियांश। वैसे भी मेरे जीने मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर की बात सुनकर प्रियांश की आंखों में आंसू आ गए। उनसे वापस वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये तू कैसी बातें कर रहा? प्रियांश की बात पूरी होने से पहले ही वीर जोर से हंसने लगा और उस पर तंज कसते हुए बोला, क्या हुआ प्रियांश, तुम मेरे लिए रो क्यों रहे हो? जाओ, अपने नाना जी का साथ दो, इस दुनिया को खत्म करने में। वैसे भी तुमने हमें तो खत्म कर ही दिया है। अचानक ही प्रियांश के सामने वेदांशी आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें अच्छाई और बुराई के बीच में से बुराई को चुनना चाहिए प्रियांश, क्योंकि तुम्हें लोगों की जिंदगी की कोई परवाह तो वैसे ही नहीं है। प्रियांश ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लोगों की जान की परवाह है। मैं तुम दोनों को बचा लूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते हुए प्रियांश ने आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। उसने हैरानगी से इधर उधर देखा। कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं था। वेदांशी और वीर के बारे में सोचते हुए उन दोनों के ख्याल प्रियांश के मन पर इस कदर हावी हो चुके थे कि उसे ऐसा लगा कि वे उसके सामने ही खड़े थे। प्रियांश ने खुद को आईने में देखा। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। प्रियांश ने अपने गाल पर से आंसुओं को साफ किया और खुद को आईने में देखते हुए बोला, नहीं बनना है मुझे कहीं का राजकुमार। आज मेरी इन्हीं ताकतों की वजह से वीर और वेदांशी दोनों की जान खतरे में आ चुकी है। एक बार मैं उन दोनों को इन परछाइयों से बचा लूं, उसके बाद मैं ये सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। बोलकर प्रियांश अपने कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम में पहुंचा। वहां पर समर्थ सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहे थे। प्रियांश उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे बताइए सर, वीर और वेदांशी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? समर्थ ने चौंक कर सामने की तरफ देखा और फिर अपनी जगह से उठते हुए बोले, तो तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम। समर्थ की बात पूरी होने से पहले ही प्रियांश ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, यह फैसला करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। दोनों ही तरफ सिर्फ मेरे अपने हैं। मैं ऐसे ही किसी एक को नहीं छोड़ सकता और न ही दूसरे को अपना सकता हूँ। समर्थ इतना समझ चुके थे कि त्रियांश के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन इस वक्त वे इस बारे में सवाल करके त्रियांश को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। समर्थ ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। समर्थ की बात सुनकर त्रियांश की आंखों में पानी आ गया। अभी इससे पहले त्रियांश कुछ और कह पाता, उसे पीछे से वेदांशी की आवाज सुनाई दी, वैसे तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने भाई वीर को बचाना होगा। त्रियांश ने चौंक कर पीछे देखा और हैरान रह गया। वेदांशी उसके सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। वेदांशी त्रियांश की तरफ बढ़ रही थी और उसे ये अपना वहम लग रहा था। जब वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई, तब भी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वेदांशी ने त्रियांश की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर, कहाँ गुम हो? मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अब त्रियांश जैसे हकीकत में लौट कर आया और हैरान होते हुए बोला, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन। त्रियांश की बात पूरी होने से पहले ही समर्थ आगे आए और वेदांशी की तरफ एक नजर देखते हुए बोले, वेदांशी को कुछ नहीं हुआ है।
वो बिल्कुल ठीक है। प्रियांश ने पलटकर हैरानगी से समर्थ की तरफ देखा और बोला, तो वो सब कुछ क्या था जो मैंने देखा था? समर्थ प्रियांश के सामने आए और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, ये सब कुछ तुम्हारी एक परीक्षा थी जिसमें तुम पास हो गए हो। बोलते हुए समर्थ ने वेदांशी की तरफ देखा और कुछ देर पहले हुई घटनाओं को याद करने लगे। फ्लैशबैक। वेदांशी पर हमला करते हुए समर्थ ने त्रियांश को रोक लिया था और अब वो उनके सामने बेहोश पड़ा हुआ था। लगातार गला दबने की वजह से वेदांशी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। समर्थ ने वेदांशी के गले पर हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ा जिसके असर से वेदांशी तुरंत ही ठीक हो गई। उसने अपने सामने बेहोश पड़े हुए त्रियांश को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने उसके पास बैठते हुए कहा, ये सब कुछ क्या हो गया है? ये उस शैतान के कब्जे में कैसे आ सकते हैं? समर्थ ने त्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, किसी शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो त्रियांश को अपने कब्जे में ले सके। ये तो कुछ और ही है जिसके बारे में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अपने पिता की बात सुनकर वेदांशी परेशान हो गई और उसने त्रियांश की तरफ नम आंखों से देखते हुए कहा, तो अब आप क्या करेंगे? समर्थ का चेहरा सर्द हो गया और उन्होंने त्रियांश की तरफ देखते हुए कहा, नहीं कह सकता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन फिलहाल त्रियांश को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलते हुए समर्थ का चेहरा सर्द हो गया था और वे परेशान लग रहे थे। आखिर क्या हुआ है त्रियांश को जो समर्थ इतने ज्यादा परेशान हो गए? क्या त्रियांश की जान खतरे में है? CH-17 कालाधी की नई चाल। समर्थ और वेदांशी अतीत को याद करते हुए एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि कांच टूटने की आवाज सुनकर दोनों बाप बेटी अपने होश में आए और उन्होंने चौंक कर सामने की तरफ देखा। त्रियांश के हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी और आंखों में गुस्सा तैर रहा था। उसने सामने पड़ी हुई कांच की टेबल को एक ही मुक्के में चकनाचूर कर दिया था। त्रियांश के हाथ से खून बह रहा था लेकिन शायद उसे अपने दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसने समर्थ की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, जिसे आप एक परीक्षा कह रहे हैं, वो मेरी नजर में एक निहायत ही घटिया मजाक था। आपको इस बात का अंदाजा भी है कि वेदांशी को इस हालत में देखकर? बोलते बोलते त्रियांश चुप हो गया। उसकी आंखों आंसू छलक आए थे। उसने एक नजर समर्थ को देखा और फिर अपने कमरे की ओर चला गया। त्रियांश के हाथ से खून बहता हुआ देखकर वेदांशी की जान निकल रही थी। उसका दिल ही जानता था कि उसने त्रियांश की तरफ अपने बढ़ते हुए कदमों को किस तरह रोका हुआ था। जैसे ही वेदांशी त्रियांश के पीछे जाने के लिए आगे बढ़ी, समर्थ ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। वेदांशी की आंखों में आंसू थे। वो समर्थ के पास आए और रोते हुए बोली, मुझे उनके पास जाने दीजिए। उन्हें चोट आई है। वेदांशी रो रही थी और समर्थ का चेहरा सर्द होता जा रहा था। समर्थ ने कुछ सोचते हुए कहा, ये चोट नहीं है वेदांशी, बल्कि इस बात का इशारा है कि कालाधी ने अपनी अगली चाल चल दी है। बस मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि वो त्रियांश के जरिए वो करना क्या। समर्थ बोलते हुए चुप हो गए और उन्होंने हैरान होते हुए कहा, कालाधी ऐसा कुछ सोच रहा है तो? समर्थ ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वेदांशी ने हैरानगी से समर्थ की तरफ देखा और सवाल किया, ये कालाधी कौन है डैड, और वो त्रियांश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वेदांशी के सवाल का जवाब देने के बजाय समर्थ ने फिक्र भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, आज के बाद तुम त्रियांश के सामने नहीं जाओगी। समर्थ की इस बात वेदांशी की हैरानी बढ़ गई और उसने लगभग लड़ते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं डैड? आज उन्हें हमारी जरूरत है तो आप चाहते हैं कि मैं उन्हें अकेला? वेदांशी की बात पूरी होने से पहले ही समर्थ ने उसे हाथ दिखाकर आगे बोलने से रोक दिया और बेहद ही सख्त लहजे में बोले, मैंने जितना कहा है तुम्हें सुनना चाहिए वेदांशी। आज के बाद तुम त्रियांश के सामने तो क्या, उसके साये के नजदीक भी नहीं जाओगी। इतना कहकर समर्थ वहां से चले गए। उनके चेहरे पर डर और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। त्रियांश का कमरा। जैसे जैसे समर्थ के चेहरे पर डर बढ़ रहा था, वैसे वैसे त्रियांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान बढ़ती ही जा रही थी। उसके अंदर की शैतानी शक्तियां एक बार फिर से जागने लगी थी। वो खुद को आईने में देख रहा था। इस वक्त भी उसके चेहरे में आधा हिस्सा इंसान और आधा हिस्सा शैतान का था। त्रियांश ने अपने उस हाथ को एक नजर देखा, जिस हाथ में उसे चोट लगी हुई थी। फिर उसके शैतानी हिस्से ने अपनी काली शक्तियों से उस चोट को ठीक किया। उसके बाद वो शैतानी चेहरा जोर से हंसा और खुद को आईने में देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में ये डर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है महागुरु समर्थ। बहुत यकीन है न तुम्हें अपनी शक्तियों पर, तो बचाओ अपनी बेटी को मेरी इन नजरों से।
इतना कहकर त्रियांश एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ये हंसी उसके कमरे से होकर कालाधी के कानों तक भी पहुंच रही थी। विध्वंस लोक। दर्पिता और कालाधी इस वक्त एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। जैसे ही कालाधी के कानों में त्रियांश की शैतानी हंसी की आवाज पड़ी, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वे अपनी जगह से उठे और खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना हाथ आगे किया तो उनके हाथ में एक गिलास आ गया। उस गिलास में लाल रंग का शरबत भरा हुआ था। कालाधी ने शरबत का एक घूंट लिया और आसमान की तरफ देखते हुए बोले, महागुरु समर्थ, आपको मुबारक हो। आपका शिष्य अब पूरी तरह से मेरा गुलाम बन चुका है। अब मेरी पहली चाल को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा पहला ही वार तुम्हें इतना कमजोर कर देगा कि तुम कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहोगे। इतना कहकर कालाधी जोर जोर से हंसने लगे। उनके हंसने से विध्वंस लोक के काले आसमान में लाल लाल जुगनू जगमगाने लगे। एक पहाड़ी पर शुभ और समर्थ एक साथ खड़े हुए थे और दोनों की नजरें सामने टिकी हुई थी। शुभ ने एक गहरी सांस ली और समर्थ की तरफ देखते हुए कहा, स्थिति हमारे हाथ से निकलती जा रही है महागुरु। त्रियांश के अंदर का शैतान अपने रूप में लौट रहा है। अगर कालाधी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए तो हमारे लिए त्रियांश से उसका पूरा सच छुपाना मुश्किल हो जाएगा। बोलते हुए शुभ चुप हो गए और उन्होंने समर्थ की तरफ देखा। समर्थ उनकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। समर्थ के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। शुभ समर्थ को इस तरह परेशान देखकर हैरान रह गए। ये शायद पहली बार था जब उन्होंने महागुरु को इस तरह से किसी सोच में डूबा हुआ देखा था। शुभ ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ महागुरु? आप क्या सोच रहे हैं? शुभ की आवाज सुनकर समर्थ जैसे अपने ख्यालों से बाहर आए और गहरी सांस लेते हुए बोले, कालाधी ने त्रियांश की अच्छाई को खत्म करना शुरू कर दिया है रक्षा अध्यक्ष शुभ। त्रियांश के जरिए उसका पहला वार मुझ पर होने वाला है। उसने हमारे सामने एक ऐसी स्थिति बना दी है जिससे निकल पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। समर्थ की बात सुनकर शुभ हैरान रह गए और परेशानी भरे लहजे में बोले, ये आप क्या कह रहे हैं महागुरु? कालाधी त्रियांश के जरिए आप पर वार करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वे ऐसा क्या करने वाले हैं? समर्थ शुभ की तरफ मुड़े और गहरी सांस लेते हुए बोले, मुझे लग रहा है कि त्रियांश वेदांशी के साथ कुछ गलत करने वाला है। हालांकि वो उस वक्त अपने होश में। समर्थ की बात पूरी होने से पहले ही शुभ ने हैरानगी भरे लहजे में कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं महागुरु? त्रियांश वेदांशी के साथ कुछ गलत करने जा रहा है? नहीं महागुरु, ऐसा नहीं हो सकता। त्रियांश कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं महागुरु? शुभ को समर्थ की बात बहुत बुरी लगी थी और शायद इसलिए ही उनकी आवाज में तेजी आ गई थी। फिर अचानक ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे समर्थ के सामने सिर झुकाते हुए बोले, हमें माफ कर दीजिए महागुरु, लेकिन हमारा उद्देश्य आपका अपमान करने का नहीं था। हमसे बस त्रियांश के बारे में कुछ भी गलत सुना नहीं गया। इतना कहकर शुभ ने शर्मिंदगी से अपना सिर और ज्यादा झुका लिया। समर्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने शुभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है शुभ। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम त्रियांश से कितना प्यार करते हो। शुभ ने सिर उठाकर हैरानगी से समर्थ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शुभ उन्हें देखते ही रह गए। कितनी आसानी से समर्थ लोगों की गलतियों को माफ करना जानते हैं। यूं ही नहीं, उन्हें महागुरु का पद दिया गया है। समर्थ ने उनके कंधे से हाथ हटाया और गहरी सांस लेते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है शुभ, मुझे त्रियांश पर यकीन नहीं है? मुझे त्रियांश पर पूरा यकीन है। वो ओम का अंश है। मैं जानता हूं कि वो चाह कर भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। फिर समर्थ ने आगे बढ़ते हुए कहा, त्रियांश चाहे तो किसी भी बुराई से आसानी से लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए उसे अभी कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। समर्थ फिर वापस शुभ की तरफ पलटे और सर्द आवाज में बोले, यही वजह थी कि कालाधी ने परीक्षाओं के शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसा प्रयोग किया है जो त्रियांश के लिए ठीक नहीं है। उसका हर एक गलत कदम उसे और ज्यादा कमजोर कर देगा। समर्थ की बात सुनकर शुभ परेशान हो गए और बोले, तो हमें त्रियांश को कालाधी के सम्मोहन से बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना ही होगा। कोई तो रास्ता होगा हमारे पास। समर्थ ने एक गहरी सांस ली और अफसोस जताते हुए कहा, फिलहाल तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमें जल्द ही कुछ न तो सोचना ही होगा। इतना कहकर समर्थ कुछ और सोचने लगे। शुभ के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी।
धरती लोक। प्रियांश अपने कमरे में था और गहरी नींद में सो रहा था। इस वक्त उसके ऊपर किसी शैतानी ताकत का कब्जा नहीं था। वो बड़े ही आराम से बेड पर लिटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अचानक ही त्रियांश के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर डरा हुआ है। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी और जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे। प्रियांश का सपना। एक काली सी अंधेरी जगह में प्रियांश जंजीरों से बंधा हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, छोड़ दो मुझे, मुझे यहाँ पर कैद करके भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। प्रियांश की बात खत्म होते ही उस गुफा में किसी की तेज हंसी गूंज उठी। कुछ ही देर में एक आदमी उसके सामने खड़ा था जिसने काले रंग का चोगा पहन रखा था। उस आदमी का चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रियांश ने जंजीरों में छटपटाते हुए कहा, कौन हो तुम और तुमने मुझे यहाँ इस तरह कैद करके क्यों रखा है? प्रियांश का सवाल सुनते ही वो आदमी एक बार फिर जोर से हंसा और उसने अपने सिर से चोगा हटा दिया। सामने खड़े हुए इंसान को देखकर प्रियांश हैरान रह गया। डर उसकी आंखों में तैरने लगा। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी जान निकाल ली हो। उसके सामने खड़ा हुआ इंसान कोई मामूली इंसान नहीं था। वो था मालिक उर्फ कालाधी। इस वक्त कालाधी अपने सबसे भयानक रूप में त्रियांश के सामने था। एक काला साया, जिसकी पकड़ में आने वाली हर चीज अपनी अच्छाई को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसकी गुलाम बनकर रहना मंजूर करती है। उसे अपने सामने देखकर त्रियांश बुरी तरह डर गया और हकलाते हुए बोला, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो आपकी दुनिया से भाग आया था ना तो फिर। प्रियांश की बात पूरी होने से पहले ही कालाधी ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या खुद को इन जंजीरों में कैद देखने के बाद भी तुम्हें ये गलतफहमी है कि तुम मेरी ही दुनिया में आने के बाद बिना मेरी मर्जी के यहाँ से जा सकते थे? ये कहते हुए कालाधी त्रियांश की आंखों के सामने एक चुटकी बजाते हैं। उनके चुटकी बजाते ही उसकी आंखों के सामने वो नजारा फिर से घूम जाता है, जब उसने विध्वंस लोक में अपना पहला कदम रखा था। कुछ वक्त पहले, जैसे ही त्रियांश के कदम विध्वंस लोक की जमीन पर पड़े, वहां पर तेज हवा चलने लगी। कालाधी दूर एक पहाड़ी पर खड़े होकर त्रियांश को देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उनके पीछे कालवृष्टि हाथ बांधकर और सिर झुकाए खड़ा था। वे यहाँ पर आ गए हैं। अब क्या आ गया है मालिक? कालवृष्टि ने पूछा तो कालाधी के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा लंबी हो गई। उन्होंने पहाड़ी पर इधर से उधर टहलना शुरू किया और त्रियांश की तरफ देखते हुए बोले, इनके लिए कुछ खास इंतजाम करो कालवृष्टि। आखिर नवासे हैं हमारे तो इनका स्वागत भी उसी तरह होना चाहिए। बोलते हुए मालिक का चेहरा सर्द हो गया और उन्होंने एक जगह पर रुकते हुए कहा, एक युद्ध तैयार करो कालवृष्टि। एक ऐसा युद्ध जिसमें बेशक इनकी हार न हो लेकिन हमारे लिए जीत जरूर शामिल हो। कालवृष्टि ने अपना सिर थोड़ा सा और झुकाया और बोला, जो आ गया मालिक। आज ये कालवृष्टि इस छद्म युद्ध में आपकी जीत पक्की करके रहेगा। इतना कहकर कालवृष्टि उस पहाड़ी से नीचे आया और उसने त्रियांश की तरफ देखकर मंत्रों बुदबुदाते हुए चुटकी बजाई। चुटकी की आवाज हवा में गूंजते ही त्रियांश के सामने एक नकली कालाधी और एक नकली कालवृष्टि के साथ साथ नकली काली परछाइयां भी प्रकट हो गई थी। भले ही त्रियांश के सामने नकली कालाधी खड़ा था लेकिन उस नकली कालाधी के जरिए असली कालाधी ही उससे बात कर रहे थे, उसे देख रहे थे और सुन भी रहे थे। जब कालाधी को त्रियांश की आंखों में कियान की झलक दिखाई दी तो अब उनके लिए त्रियांश को अपनी कैद में रखना बहुत जरूरी हो गया था। वे तुरंत ही असली कालवृष्टि के पास पहुंचे और आदेश दिया, अपने छल से उस गुफा की दीवार में एक दरवाजा बनाओ और त्रियांश को वहां तक पहुंचने दो। कालाधी के कहने के मुताबिक ही कालवृष्टि ने पहले तो गुफा की दीवार में एक दरवाजा बनाया और उसके बाद त्रियांश के हाथों नकली कालवृष्टि को घायल भी हो जाने दिया। नकली कालवृष्टि को घायल करने के बाद त्रियांश जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, कालाधी की आत्माओं की फौज ने उसे पकड़ लिया और उनके सामने ले आए। इस बार त्रियांश के सामने नकली नहीं बल्कि असली कालाधी खड़े हुए थे। उनकी आंखों में त्रियांश के लिए गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और पल भर से भी कम वक्त के लिए त्रियांश को बेहोश कर दिया। उसको बेहोश करने के तुरंत बाद कालाधी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को अलग किया और उसके बेजान शरीर में अपना एक शैतान डाल दिया। इससे पहले कालाधी अपनी ये क्रिया पूरी कर पाते, उससे पहले ही त्रियांश को बहुत हल्का सा होश आया। त्रियांश के होश में आते ही कालाधी की क्रिया अधूरी रह गई और उसकी आत्मा का एक हिस्सा अलग होकर वापस उसके शरीर में पहुंच गया।
यही वजह थी कि त्रियांश अब न तो पूरी तरह से इंसान रह गया था और न ही पूरी तरह से शैतान बन पाया था। वर्तमान में त्रियांश की आत्मा का वही बचा हुआ हिस्सा कालाधी की कैद में था। भले ही कालाधी की क्रिया अधूरी रह गई थी, लेकिन उनकी चाल कामयाब हो गई थी। वो उनका गुलाम बन चुका था और अब शैतान बनने की कगार पर था। इधर कालाधी अपनी इस आधी अधूरी कामयाबी पर मुस्कुरा रहे थे, तो उधर त्रियांश के अंदर का शैतान भी अपनी आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा था। क्या त्रियांश की आत्मा कालाधी की कैद से निकल पाएगी? क्या समर्थ वक्त रहते कालाधी की चाल समझ पाएंगे? क्या त्रियांश शैतान बन जाएगा? CH18 एक आत्मा के दो हिस्से। विध्वंस लोक। जिस आत्मा के सहारे एक इंसान इस दुनिया में जिंदा रहता है, कालाधी ने त्रियांश की उस आत्मा के ही दो टुकड़े कर दिए थे। अब वे चाहे जैसे उसके शरीर का इस्तेमाल कर सकते थे। अब क्योंकि त्रियांश की आत्मा दो हिस्सों में बंट चुकी थी, तो उसे अपने शरीर के अंदर हो रही हर सही और गलत हलचल को महसूस तो कर सकता था, लेकिन अपने शरीर में पल रहे शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता था। आज भी त्रियांश को उस चोट का दर्द महसूस हो रहा था जो उस शैतान ने उसके हाथ पर दी थी। उसके हाथ पर वो घाव अभी भी ताजा था। इस वक्त कालाधी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द। क्या हुआ त्रियांश, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आजाद होना चाहते हो मेरी इस कैद से? पूछते हुए कालाधी ने त्रियांश के घाव को अपनी उंगलियों से दबा दिया। उनके ऐसा करते ही त्रियांश की एक तेज और दर्द भरी चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। उसके इस दर्द का असर धरती पर मौजूद उसके शरीर के इंसानी हिस्से पर कुछ इस तरह हुआ कि उस शरीर की एक आंख से आंसू बह निकले, जबकि शैतानी हिस्से के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कुछ देर तक त्रियांश को यूं ही तकलीफ देने के बाद कालाधी पीछे हुए और उसके आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को देखते हुए बोले, तुम्हें मेरी कैद से आजादी तभी मिल सकती है जब तुम अपने अंदर की काली शक्तियों को पूरी तरह से नहीं अपना लेते और पूरी तरह से एक शैतान नहीं बन जाते। इतना कहकर कालाधी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़े, पीछे से त्रियांश ने कांपते हुए लफ्जों में कहा, मैंने सुना है हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में सबसे अलग होता है। इंसान हो या शैतान, हर किसी को ये रिश्ता अजीज। त्रियांश की बात पूरी होने से पहले ही कालाधी वापस उसकी तरफ पलटे और उसके नजदीक आते हुए गुस्से में बोले, मुझे ये रिश्ता कभी अजीज नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे बीच ये रिश्ता है वो एक। कालाधी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वापस जाने के लिए मुड़ गए। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वे रुके और त्रियांश की तरफ देखे बिना ही बोले, अगर तुम मेरी बात से इनकार करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन तुम खुद ही मुझसे शैतान बनने की भीख मांगोगे। इतना कहकर कालाधी वहां से चले गए। अब त्रियांश के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। धरती लोक, शुभ का घर। बस इसी के साथ त्रियांश का सपना टूट गया और वो झट से उठकर बैठ गया। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो एक सपना था या हकीकत। त्रियांश अपनी जगह से उठा और खुद को आईने में देखने लगा। उसके अंदर का शैतान धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा था। अब उसका कब्जा सिर्फ त्रियांश के चेहरे पर ही नहीं बल्कि उसके बाएं हाथ पर भी होने लगा था। त्रियांश तुरंत ही आईने के सामने से हट गया और आंखें बंद करके बोला, मेरे अंदर के इस शैतान ने मेरे दिमाग के साथ भी खेलना शुरू कर दिया है। अगर किसी दिन इस शैतान ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया तो। बोलते हुए त्रियांश चुप हो गया, क्योंकि वो न तो कुछ बुरा सोचना चाहता था और न ही अपने मुंह से कुछ गलत निकालना चाहता था। अपना ध्यान इन सब बातों से हटाने के लिए त्रियांश अपने कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही त्रियांश अपने कमरे से बाहर निकला, वो बिल्कुल ही नॉर्मल इंसान की तरह हो गया। त्रियांश के नॉर्मल हो जाने के बाद भी उसके शरीर के अंदर जो शैतान था, उसके दिमाग में इस वक्त वेदांशी का ख्याल चल रहा था। उसके दिल में एक तलब उठ रही थी उसे हासिल करने की। अपने अंदर पल रहे शैतान के इरादों से बेखबर त्रियांश की नजरें सिर्फ और सिर्फ वेदांशी को ही तलाश रही थी। कुछ देर तक तलाश करने के बाद त्रियांश ने देखा कि वेदांशी बाहर गार्डन एरिया में अकेले खड़ी थी और आसमान के चांद को देख रही थी। त्रियांश दौड़कर वेदांशी के पास पहुंच गया। रात के वक्त मौसम में एक ठंडक थी जिसकी वजह से उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो अपने आप को खुद में ही समेट रही थी। त्रियांश उसके साथ आकर खड़ा हो गया और आसमान में चांद को देखने लगा। जैसे ही वेदांशी को इस बात का एहसास हुआ कि त्रियांश उसके साथ खड़ा है, तो वो उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी। अभी उसने एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि तभी त्रियांश ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और भरे हुए नम लहजे में बोला, बस एक बार मुझे माफ
कर दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, वो अपने होश में रहकर नहीं किया। वो तो बस। प्रियांश ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वेदांशी के जवाब देने का इंतजार करने लगा। वेदांशी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही और कुछ बोल नहीं पाई। अब वो उसे क्या बताती कि समर्थ ने ही उसे उससे दूर रहने के लिए कहा है। वे नहीं चाहते कि वे दोनों एक दूसरे के साथ भी खड़े हो। वेदांशी की आंखों में आंसू थे और उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। अचानक ही आसमान में जोर से बिजली चमकी और मौसम खराब होने लगा। पूरे आसमान में बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तूफान आने वाला है और न जाने इस तूफान में किसकी जान पर बन आएगी। प्रियांश ने पहली बार किसी लड़की का हाथ पकड़ा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने वेदांशी का हाथ इससे पहले भी कई बार पकड़ा है। प्रियांश इस बारे में सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी पड़ी और उसके सामने कुछ नजारे फिल्म की तरह दिखाई देने लगे। फ्लैशबैक। वादियों में किसी लड़की के हंसने की आवाज गूंज रही थी और इसी हंसी के साथ गूंज रही थी जमीन पर पड़े हुए पत्तों की सरसराहट। देखो रोज, अगर तुमने यूं हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। रोज ने उसे देखा और फिर आगे बढ़कर उसके गाल पर चूमते हुए बोली, कियान तुम इस दुनिया के सबसे मासूम लड़के हो। इतना कहकर रोज वहां से जाने लगी तो कियान ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तो इस मासूम से लड़के को इस घने जंगल में अकेले छोड़कर कहाँ जा रही हो? यही रुक जाओ ना इस मासूम से लड़के के पास। कियान के बोलने के लहजे में शरारत थी। रोज का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। रोज कियान की तरफ मुड़ी और उसके सीने से जा लगी। उसने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया और आंखें बंद कर ली। दोनों ही न जाने कितनी देर तक एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे। अभी वे एक दूसरे के एहसास में दुनिया भर से बेखबर थे कि किसी ने कियान की पीठ पर खंजर से वार कर दिया। फ्लैशबैक एंड इन प्रेजेंट। इसी के साथ प्रियांश अपने होश में आया और इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ अंधेरा था और आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। उसने वेदांशी का हाथ छोड़ दिया और हड़बड़ाते हुए बोला, मैं बस तुमसे माफी मांग रहा था। इतना कहकर प्रियांश तेजी से वहां से चला गया क्योंकि उसके लिए वेदांशी के सामने रुक पाना मुश्किल हो रहा था। उसको इस तरह से वहां से जाते हुए देखकर वेदांशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने पहली बार प्रियांश की आवाज में अपने लिए फिक्र महसूस की थी। प्रियांश को नॉर्मल देखकर वेदांशी के मन में समर्थ की बात को लेकर अब एक शक जन्म ले चुका था। इधर वेदांशी से थोड़ी दूर जाते ही उसके चेहरे पर एक बार फिर शैतानी मुस्कान आ गई। प्रियांश के अंदर का शैतान धीरे धीरे उसके दिमाग को अपने कब्जे में ले रहा था। श्वेत लोक। शुभ अपने कमरे में थे और बेड पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे थे। किताब पढ़ते हुए भी उनका ध्यान समर्थ और प्रियांश की ही तरफ था। अभी शुभ अपने ख्यालों में डूबे हुए कुछ सोच ही रहे थे कि तभी एक सेवक उनके कमरे में दाखिल हुआ और सिर झुकाकर बोला, प्रणाम रक्षाध्यक्ष जी, आपसे कुछ गुप्तचर मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें धरती से जुड़ी कोई बहुत जरूरी बात करनी है। शुभ का चेहरा सर्द हो गया। उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई थी। उन्होंने सेवक से गुप्तचरों को अंदर भेजने के लिए कहा और खुद किताब बंद करके हवा में गायब कर दी। श्वेत लोक के गुप्तचर भी विध्वंस लोक के गुप्तचरों की तरह ही छोटे छोटे बनकर जुगनुओं की तरह धरती लोक के आसमान में उड़ा करते थे। जहां विध्वंस लोक के गुप्तचर धरती लोक पर इंसानों के करीब रहकर उन्हें परेशान करते थे, तो वही श्वेत लोक के गुप्तचर इंसानों से दूर आसमान में रहकर चीजों पर नजर रखते थे। वे सभी शुभ के कमरे में आए और उनमें से कुछ गुप्तचरों ने इंसान का रूप ले लिया। अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर शुभ का चेहरा सर्द हो गया। उन्होंने सभी पर एक सरसरी सी निगाह डाली और सर्द आवाज में बोले, आप सब लोग एक साथ यहाँ पर आए हैं। क्या धरती लोक पर कोई बड़ी समस्या आई है? श्वेत लोक के गुप्तचरों की इस सेना का सेनापति, जिसका नाम वेणु था, सिर झुकाकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, रक्षा अध्यक्ष जी, ये समाचार बड़ा ही परेशान करने वाला है। इस वक्त हमारी प्रजा जो धरती पर राजकुमार त्रियांश की रक्षा के लिए अलग अलग रूपों में अपना दायित्व पूरा कर रही थी, अचानक ही उनमें से कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। वेणु की बात सुनकर शुभ परेशान हो गए और उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए कहा, यह कैसे संभव है वेणु? राजकुमार त्रियांश की रक्षा के लिए हमने जिन्हें भी मनुष्य बनाकर धरती पर भेजा था, वे सभी लोग तो स्वस्थ श्वेतांशी और एक कुशल योद्धा है, तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? शुभ के इस सवाल पर वेणु ने दुख भरे लहजे में कहा, क्षमा कीजिए रक्षा अध्यक्ष जी, लेकिन मेरा अनुमान है कि वहां पर कोई है जो विध्वंस लोक से आकर उन सभी की हत्या कर रहा है।
वेणु की बात सुनकर शुभ के होश उड़ गए। उन्होंने हैरानगी भरे लहजे में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं वेणु? कोई विध्वंसी धरती लोक पर श्वेतांशियों की हत्या कर रहा है, लेकिन यह हो सकता है? खुद से ही ये सवाल करते हुए शुभ ने आगे कहा, अगर कोई विध्वंसी श्वेतांशियों की हत्या कर रहा है तो इसका मतलब वो वीर और स्वाति के आसपास ही हो सकता है, क्योंकि त्रियांश तो मेरे घर पर महागुरु समर्थ और वेदांशी। बोलते हुए शुभ को अचानक से ही कुछ याद आया और उन्होंने वेणु से सवाल किया, वेणु, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धरती पर मौजूद इन श्वेतांशियों की हत्या कब और कहां पर हुई थी? शुभ के सवाल पर वेणु पल भर के लिए चुप हो गया और फिर थोड़ा सा हिचकते हुए बोला, वो रक्षा अध्यक्ष जी, ये सारी हत्या उज्जैन नगर में आपके घर के आसपास हुई है। ये बात सुनते ही शुभ का चेहरा सर्द हो गया और उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उनका चेहरा देखकर वेणु और बाकी गुप्तचर भी बुरी तरह डर गए। उन सभी को ये बात अच्छी तरह से पता था कि राजकुमार त्रियांश और श्वेतांशियों की रक्षा करने के लिए शुभ किस तरह से सख्त कदम उठा सकते हैं। शुभ ने वेणु की तरफ देखा और गुस्से में बोले, नीचे धरती पर इतना बड़ा हादसा हो गया और आप लोग इन सब बातों की सूचना अब दे रहे हैं। बोलते हुए शुभ की आवाज कुछ तेज हो गई थी। वेणु ने एक नजर उठाकर धीरे से उनकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाकर धीरे से बोला, माफ कर दीजिए रक्षा अध्यक्ष जी, धरती लोक की परिस्थितियां ऐसी नहीं हो रही थी कि हम आपको कुछ भी बता पाते। धरती पर कोई एक विध्वंसी नहीं है जो ये सब कुछ कर रहा है, बल्कि विध्वंसियों की पूरी फौज ही है जो धीरे धीरे श्वेतांशियों के बीच जाकर उन्हें अपना शिकार बना रही है। वेणु की बात सुनते हुए शुभ ने किसी तरह अपने गुस्से को शांत किया और फिर धीमी आवाज में सवाल किया, क्या धरती पर श्वेतांशियों के ऊपर इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं? न में सिर हिलाते हुए वेणु ने कहा, नहीं रक्षा अध्यक्ष जी, धरती पर श्वेतांशियों पर इस तरह के हमले कभी नहीं हुए। शुभ ने वेणु को तिरछी नजरों से देखा और फिर सख्त लहजे में बोले, तो ये हमले कब से हो रहे हैं वेणु? वेणु ने कांपते हुए धीरे से कहा, जब से धरती लोक के समय के अनुसार राजकुमार त्रियांश का 18वें जन्मदिन की शुरुआत हुई, तब से ही विध्वंसियों ने अचानक ही हम पर हमला कर दिया। वेणु की ये बात सुनते ही शुभ की आंखों के आगे पल भर के लिए अंधेरा छा गया। उनके लिए इस बात को समझना मुश्किल हो रहा था कि त्रियांश के आसपास सुरक्षा का जो घेरा उन्होंने बनाया था, वो इतनी आसानी से टूट कैसे सकता था। धरती लोक, जहां श्वेत लोक में शुभ अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, तो वहीं यहां इस धरती पर कोई था जो विध्वंस लोक की काली शक्तियों की पूजा कर रहा था। एक बड़े से कमरे में जमीन पर मोमबत्तियों का एक बड़ा सा गोल घेरा बना हुआ था। उस गोल घेरे के अंदर एक इंसान लकड़ी की पटरी पर बैठकर कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक काली परछाई उस कमरे के अंदर प्रकट हो गई और अपनी तेज और भयंकर आवाज में कहा, आज फिर से हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? परछाई के सामने बैठा हुआ इंसान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने अपने सिर से अपना चोगा उतार कर नीचे कर दिया। उस काली परछाई को यूं तंत्र मंत्र करके बुलाने वाली एक औरत थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि श्वेत लोक के रक्षा अध्यक्ष शुभ की पत्नी स्वाति कपूर थी। मोमबत्तियों की रोशनी में उनका चेहरा किसी शक्तिशाली शैतान से कम नहीं लग रहा था। उनके माथे पर लाल चंदन का तिलक, आंखों में गहरा काला काजल, होठों पर खून के रंग की लिपस्टिक उन्हें और भी भयानक रूप दे रहे थे। ये वो दुश्मन थी जिसके बारे में शुभ शायद अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। शुभ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस दुश्मन को वे बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो उनके अपने घर में है। क्या शुभ को स्वाति की असलियत पता चल पाएगी? क्यों दिया है स्वाति ने बुरी शक्तियों का साथ? क्या त्रियांश अपने अंदर मौजूद विध्वंस लोक की शक्तियों को हरा पाएगा?